1 लाख से 4,000 में स्टार्ट किया। मर्सिडीज से बजाज चेतक पे आ गया सीधा। किराए का घर में रखने लगा। एयर कंडीशन के बिना सोया नहीं था, यहाँ पंखे में सोना शुरू किया। फिर गरीब बन गया, 25 लाख में से 5 लाख आ गया। 40 साल की उम्र में कैरियर को बदलने का डिसीजन सर। क्या वहाँ मर्सिडीज लेके घूम रहा था, बेच के आ गया। 1 लाख के तनख्वाह से 4,000 की तनख्वाह में मेडिकल कॉलेज में लेक्चर करके ज्वाइन हुआ। थोड़ा बहुत आप अपने बचपन के बारे में बताइए आप। 10th में मैंने एक फिल्म देखी थी, हिमालय की गोद में। हाँ, उसमें डॉक्टर का रोल था और उनकी लाइफ से मैं बहुत इंप्रेस हुआ। पर्पज ऑफ लाइफ होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट के साथ नाम जुड़ गया। मोदी साहब का पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गया। धीरूभाई अंबानी का इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ गया। कि जब चंद्रा साहब का आपने प्रोग्राम अटेंड किया, उसके बाद की एक्टिविटी आपकी क्या हुई? मैं हाथ ऊपर किया, बोला आ जाओ स्टेज पे। और मैंने बोला मैं गुजरात का भारत चंद्र बन के दिखाऊंगा। ऐसा मैंने वहाँ स्टेज पे जाके बोल दिया। योग बिरादरी करके एक बड़ी संस्था है, वो संस्था की चेयरमैन जया बच्चन थी। और जैसे बाहर निकला, सब मेरे पीछे स्टूडेंट ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ के लिए। मैं तो हैरान हो गया, मैं कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। क्या है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। मैं एक बार फॉरेन जाना था, 50 बार जाके आया, 20 बार अमेरिका जाके आया, सोच लो। 3 बार तो लास वेगास जाके आया। मुझे प्लेन उड़ाने का बचपन से सपना था, मैंने वो भी कर लिया। मैंने स्काई डाइविंग कर लिया। दुनिया, मोदी साहब मुझे नाम से, काम से और गोल से जानते हैं। इतने मैं फेमस हुआ। जितने भी VIPs हैं गुजरात के, कम से कम सब मेरे दोस्त है, जानते हैं। पैसा मैंने सोचा नहीं था इतना कमाया। अब आपके दिए हुए ट्रेनिंग से गुजरात के कई सारे ऐसे ट्रेनर्स जिसको मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। स्नेह देसाई सर हैं, दीपक दाबलिया है, सुनील पारेख है, हिमानी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक एडवाइस जो आप युवा पीढ़ी को देना चाहते हो, ऑलरेडी आपने एक दे दिया है, मैं चाहता हूँ और कोई एक एडवाइस आज के समय को ध्यान में रखते हुए जो आप युवा पीढ़ी को देना चाहते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नागेश्वर शो में। बात है 2024 की। GMDC ग्राउंड के अंदर लगभग 2,500 लोग बैठे हुए थे और मेरे सामने एक चमचमाता चेहरा। मैं उनके बारे में उनसे मिलने से पहले सुना बहुत था, उनकी किताबें पढ़ी थी अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम पे। मुझे मौका मिला कि अपने ही प्रोग्राम के अंदर मैं उनको इंट्रोड्यूस कर पाऊं, उनको इनवाइट कर पाऊं एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। यहां तक बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद एक असाधारण काम हुआ। उनकी उम्र उस वक्त लगभग 73.5 साल थी और जब मैंने उनको स्टेज पे इनवाइट किया, जिस स्पीड से दौड़ते हुए वो स्टेज पे आए, पूरा 2,500 लोगों का जो हॉल था वो तालियों से गूंज उठा। मैं थोड़ी देर के लिए खामोश रह गया कि अब मैं इसके आगे, इस एनर्जी के आगे मैं क्या बात करूं। जी हां मेरे दोस्तों, आज बहुत सौभाग्य है मेरा कि आशीर्वाद से, उस ईश्वर के, अपने गुरुओं के, आज एक ऐसे व्यक्ति को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। वो व्यक्ति नहीं, अपने आप में व्यक्तित्व है, जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी सिर्फ अपने ट्रेनिंग के माध्यम से नहीं, कि जब मैं ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा या जब इस दुनिया को मैं छोड़ के जाऊं, तो मेरी बातें, मेरी सोच, मेरी विचारधारा लोगों तक पहुंचे। और ये करते हुए जिस जमाने में, जिस वक्त में हम 2-4 किताबें अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ पाते, उस वक्त में लगभग 125, जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, 125 से ज्यादा किताबें वो अब तक लिख चुके हैं। हजारों प्रोग्राम्स वो कर चुके हैं। केवल भारत में नहीं, दुनिया के कई सारे देशों में वो अपने प्रोग्राम्स कर चुके हैं। कई जगहों पे एडवाइजरी बोर्ड में हैं। और अब जब उनको लगा कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सारी चीजें बहुत बेहतरीन हो रही हैं, तो क्यों ना हम जो है एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी का भी जो है फायदा उठाएं। और उन्होंने गुणी गुरु के नाम से एक एप्लीकेशन बनवाया अपनी टीम के साथ, अपने को डायरेक्टर्स के साथ में, जिसके माध्यम से तमाम सारे लोग आज फायदा उठा रहे हैं। यहां तक तो इंट्रोडक्शन शायद आपने सुन लिया, लेकिन अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं तो एक बुक का मैं नाम लूंगा और आप पता लगा लेंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो बुक जब मैं हैदराबाद इंजीनियरिंग कर रहा था, तब मैंने वो पढ़ा था, स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा
नू झरनू। तो आइए स्वागत करता हूं मैं हम सबके चहेते, जिसे मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री का भीष्म कहता हूं, जिन्होंने कई सौ ट्रेनर्स तैयार किए हैं अपने हाथों के नीचे, जो आज पूरी दुनिया बदल रहे हैं अपने विचारों से, अपने थॉट से, अपने नॉलेज से। आइए जोरदार तालियों के बीच स्वागत करता हूं मैं हम सबके पूजनीय ट्रेनरों के ट्रेनर, द ग्रेट ट्रेनर, द ग्रेट डॉक्टर, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया सर। स्वागत है थैंक यू नागेश्वर जी, बहुत तारीफ कर दी आपने तो। आपका। सर, अगर मुझे बस चले जो मैंने R&D किया है आपके बारे में, या जो मेरी कंटेंट टीम है जिन्होंने रिसर्च किया है आपके बारे में, मैं 1 घंटा सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। वाह! 1 घंटा मैं आपका परिचय दे सकता हूँ, और बहुत ज़्यादा योगदान है सर आपका। मैं ये कह सकता हूँ कि हम शायद लाइव उतना ज़्यादा ना मिले हों, लेकिन स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन और भी कई सारी एक्स्ट्रा माइल्स की आपकी एक बेहतरीन किताब है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, आपके कई सारे वीडियोज़ मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई मास्टर, जिससे मैं बहुत बार सीखता हूँ। जो भी आपके वन ऑफ फेवरेट स्टूडेंट है स्नेह भाई, जब भी मुलाकात करता हूँ, मेरा अर्जुन। आपके अर्जुन, हर बार जो है लाइक सीखने को मिलता है। और कहीं न कहीं इस जब पॉडकास्ट की बात हो रही थी, तो उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया, बोला कि जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, आपको उनसे सीखने का मौका मिलेगा, और आपके जो बहुत सारे फ्रेंड, यार, दोस्त, पार्टनर्स हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा सर। एंड थैंक यू सो मच। पहली बात तो मैं आपको बोलूँगा दिल से शुक्रिया। थैंक यू, मुझे मज़ा आया आपसे बातें करने का। मज़ा आएगा आज। 1 घंटा मज़े से दिल से बात करेंगे। जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बता दूं कि कैन यू इमेजिन एक व्यक्ति 6 साल के लिए सऊदी जाते हैं, वहां पे मर्सिडीज खरीदते हैं, और एक दिन अचानक ख्याल आता है कि यार, मुझे लग रहा है ना कि अब लोगों को बदलने का, लोगों के सोच को बदलने का समय आ चुका है, और वो सब सारी चीजें छोड़ के वो भारत आते हैं, और चेतक पे अपनी ज़िंदगी को रिस्टार्ट करते हैं। 1 लाख रुपए की सैलरी, मतलब आप सोचो, ये तो मैंने केवल हिंट दिया है। इस तरीके की बहुत सारी बातें आज आपको जानने को मिलेगी। सर, मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत आप अपने बचपन के बारे में एक एक पूरा, मैं चाहूँगा एक स्क्रिप्ट, पूरा एक मूवी की तरह ये कहानी जो आपकी ज़ुबानी रहेगी, हमारे दर्शकों तक जाए। थोड़ा बहुत आप अपने बचपन के बारे में बताइए आप। थैंक यू जी। मेरे फादर और मदर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। मदर तो बिल्कुल स्कूल में नहीं गई थी। अच्छा। एक आँख से उसको प्रॉब्लम था। फादर 4 किताब पढ़े थे। उन्होंने बहुत कोशिश की धंधे में सेटल होने की। हर धंधा बदलते गए। वांकानेर में रहते थे, राजकोट के पास, हाँ, जो वांकानेर। बैकवर्ड गाँव है, वहाँ पे रहते थे। मगर उनको एक मन में था कि मेरे बेटे अच्छा पढ़ाई करे, इसलिए उसने वांकानेर छोड़ के राजकोट आया, क्योंकि राजकोट में अच्छी पढ़ाई होती थी। तब मैं 12 साल का था, तो राजकोट हम शिफ्ट हुए। बस एक ही तमन्ना थी कि मेरे बेटे ज़्यादा पढ़े। खुद पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको इम्पोर्टेंस पता था। तो अब लड़कों में मैं बड़ा हूँ, तो मुझे पीछे लगे थे कि तुम अच्छा कुछ पढ़ाई करो। वैसे 10th स्टैंडर्ड तक इतना अच्छा नहीं था, मगर 10th में मैंने एक फ़िल्म देखी थी, हिमालय की गोद में, अच्छा, फ़िल्म का नाम मनोज कुमार हिमालय की की। गोद में। हाँ, उसमें डॉक्टर का रोल था और उनकी लाइफ़ से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। तो मुझे लगा यार ये लाइफ़ चाहिए मुझे। तभी वॉव! मैंने थिएटर में बैठ के डिसाइड कर लिया कि मुझे एक दिन डॉक्टर बनना है और ऐसी लाइफ़ चाहिए विलेज में जाके। मतलब जितेंद्र जी का जन्म तो वांकानेर में हुआ था, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र जी का जन्म उस थिएटर में वो हुआ था। थिएटर में हुआ था और उसमें माला सिन्हा उनकी वाइफ़ दिखाते हैं, हाँ, वो मेरी फ़ेवरेट हीरोइन थी। अच्छा। तो मैंने सोच लिया एक दिन डॉक्टर बनूँगा, ऐसे गाँव में प्रैक्टिस करूँगा और मेरी वाइफ़ भी माला सिन्हा जैसी होगी। तो वो तो विजुअलाइज़ेशन तब पता नहीं था। मतलब विजुअलाइज़ेशन शब्द शायद उस टाइम पे पता हो या पता ना हो। कुछ नहीं था, नहीं पता नहीं अच्छा, था। ये तो एकदम इमोशनली मैंने डिसीज़न ले लिया। क्या बात है! बाद में मेरे अंदर प्रेरणा का झरना स्टार्ट हुआ, यानी काम करने का, मेहनत करने का, अच्छे मार्क लेने का स्टार्ट हुआ। 10th स्टैंडर्ड तक मैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट था। 10th में मैंने मेहनत शुरू किया, 11th फिर 12 ऐसा होता था। तो मेहनत करते-करते मैं फिर डॉक्टर बन गया, जो सपना था पूरा हुआ। उसके बाद में फिर ऐसे संजोग आया कि मैं विलेज में प्रैक्टिस करने का स्टार्ट किया, एमबीबीएस के बाद। ओके। वैसा ही गाँव था जो मैं हिमालय की गोद में देखा था। बिल्कुल वैसा ही मान मुझे मिल रहा था जो मनोज कुमार का मैंने फ़िल्म में देखा था और ख़ास बात थी मेरी शादी भी हो गई थी। मेरी वाइफ़ बिल्कुल माला सिन्हा जैसी दिखती थी। क्या तो बात मैंने है! मैंने ऐसा विजुअलाइज़ पता ही नहीं था कि ये हाँ, मैं सोच रहा हूँ कभी होगा ऐसा। तो मैं हमेशा बताता हूँ, ये जो सूरत के गोविंद भाई धोड़किया है, उन्होंने ये मेरी कहानी सुनी, तब से मेरी वाइफ़ का नाम ही बदल दिया, वो मालाबेन ही रख दिया। अच्छा, मुझे फ़ोन करते तो पूछते मालाबेन क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मेरी वाइफ़ का नाम मालाबेन नहीं है, माला सिन्हा के हिसाब से वो मालाबेन कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि
वो ये पहला मेरा चमत्कार था जो मेरी लाइफ में हुआ कि पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, वो टाइम पे और 2-3 फ़िल्में आई जो डॉक्टर के रोल की थी। एक दिल एक मंदिर थी, एक अमन पिक्चर थी, एक आरजू थी और ये थी। चारों पिक्चर डॉक्टर की थी और चारों से मैं इम्प्रेस हुआ। तो वो प्रेरणा मुझे फ़िल्मों से मिली, किसी और से नहीं मिली। वाओ! तो फिर मैं डॉक्टर का सपना देख के चला और डॉक्टर बन गया। ख़ास बात, पंकज उधास मेरा क्लासमेट था। हम दोनों एक बेंच पे पढ़ते थे। पंकज उधास सिंगर? हाँ, सिंगर मेरा क्या बात है! क्लासमेट था। हम हाँ, दोनों एक हाँ। बेंच पे बैठते थे। तो उनको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला, हम साथ में, मुझे भी पहली बार तो नहीं मिला था, तो हम दोनों साथ में बैठ के रोए, आश्वासन दिया। वो बम्बई चला गया गाने के लिए और मैं कोशिश करता रहा और फिर मुझे और कहीं मेडिकल कॉलेज में महाराष्ट्र में एडमिशन मिला। तो मेरी अच्छी मेमोरी उनके साथ 2 साल मैं उनके साथ पढ़ा था, क्या बात है! पंकज के साथ। उस वक़्त कहाँ रहते थे आप? पंकज राजकोट में। तब ही स्टडीड इन राजकोट, अच्छा पंकज। पंकज उधास जी राजकोट से? हुँ, ओके, उन्होंने वहाँ से पढ़ाई की है। वहाँ से पढ़ाई। लवली, नहीं, उसने लवली। इंटर साइंस तक किया, बाद में अच्छा। उसको एडमिशन नहीं मिला, हुँ, हुँ। तो बम्बई आ गया, चिनॉय कॉलेज में उसने बीएससी कंप्लीट किया और फिर गाने में चला फिर गया, गाने में चले गए ऐसा वो। था। बहुत बहुत फ़ेमस है पंकज उधास या जी के गाने तो बहुत मशहूर हाँ, हैं। वो अ, कॉलेज के दिनों में भी बहुत अच्छे गाया करते थे हमारे कॉलेज के फंक्शन में। अच्छा। तब तो खुद सिंगर नहीं थे, तो रफ़ी के, मुकेश के गाने अभी भी मुझे याद है। उपकार पिक्चर का कसमें वादे प्यार हाँ, हाँ। वफ़ा, प्यार वफ़ा, हाँ, हाँ। वो गाना उसने इतना अच्छा गाया था, अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है मुकेश की आवाज़ में। और रफ़ी की आवाज़ में भी गाया था उसने, वो भी फर्स्ट पिक्चर का गाना था, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला। चलिए बिल्कुल, ख़ास तो तौर पे वो वर्सेटाइल एक्टर था वो भगवान काफ़ी। से प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति मिले। अब चूँकि सर ने नाम लिया और सर के बड़े घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, एक बड़ा पॉपुलर शब्द है आपका, जो आप हमेशा बोलते हो गरीबी से ग्लोबल इन्फ्लुएंसर तक, जो बनने की आपकी एक खूबसूरत कहानी है। अब ये ग्लोबल इन्फ्लुएंसर अभी मैंने शायद थोड़ी बहुत गरीबी की बात की, ये क्योंकि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ग्लोबल इन्फ्लुएंसर तक जो बनने की जो कहानी है आपकी, प्रेरणा की झरना, स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन तो वैसे बहुत सारे लोगों को आपके जीवन में आपने दिया है। ये स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन आपके जीवन में कैसे शुरू हो गई थी? मैं तो बोल रहा हूँ फ़िल्म देख के, मनोज कुमार की फ़िल्म, मेरा प्रेरणा का झरना तब स्टार्ट हो गया तो था, मतलब थिएटर में बैठ के। आप ये कह रहे हो कि क्लासरूम में ही नहीं, थिएटर में बैठ के थिएटर भी में बैठ व्यक्ति के मेरा अपनी प्रेरणा का झरना स्टार्ट हुआ, क्या तो बात है! आज तक बंद नहीं हुआ है वो। और वो झरना तब तक से मैं एमलेस लाइफ़ जीता था, मेरा कोई गोल नहीं था, कुछ नहीं था, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। जैसे वो फ़िल्म देखी और मन में आ गया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर अंदर से प्रेरणा स्टार्ट हो गई, मेहनत करने लगा और मेडिकल तक पहुँच गया ऐसा। नागेश्वर शो जो पॉडकास्ट है सर, इसका एक मकसद है कि हम लोगों की ज़िंदगी से लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा वर्तमान क्या है। या फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पिताजी क्या थे, वो कितनी गरीबी में अपनी ज़िंदगी जिए हैं, तुम कहाँ हो, तुम अपने जीवन में जो चाहो वो कर सकते हो। लाखों लोग अब तो यूँ कहूँ कि किताबों के माध्यम से करोड़ों लोग आपके जीवन से जो है जो आपने चीज़ें लिखी किताबों के अंदर उससे लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के समय पे क्यों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को फ़ोकस करना चाहिए कि उनके बच्चे पढ़ें-लिखें और पढ़ाई का क्या योगदान है आपके जीवन में? पढ़ाई का योगदान है क्योंकि आपका आईक्यू डेवलपमेंट होता है, थोड़ा-सा सोशल डेवलपमेंट भी होता है और एक मैच्योरिटी आती है। हुँ, बट नॉट नेसेसरी कि वो आपको बड़ा आदमी बना दे। बट एक मैच्योरिटी तक पहुँचने के लिए पढ़ाई तो ज़रूरी है ही। मगर इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके गोल क्या है? आपको कहाँ पहुँचना चाहते हो? और क्या दिल में आग लेके घूम रहे हो? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं दिल में जैसे आग आग हो लेके घूमा था कि मुझे, जैसे अमन पिक्चर देखी थी ना, अमन आपने नहीं देखी होगी, बहुत पुरानी हाँ पिक्चर जी है, सर। 50 साल पुरानी। तो जापान में वो एटॉमिक अटैक होता है, तो वहाँ जो लोग दुखी होते हैं उनको सेवा करने के लिए मनोज कुमार यहाँ से जाता है, जापान जाता है अच्छा। और खुद को रेडिएशन से मर जाता है। वो ओह! कहानी है ओह! ऐसा। तो उसका जो मैंने लाइफ़ देखा ना, तो वो देख के लगा कि यार क्या लाइफ़ है इनकी ऐसा। तो कहाँ पहुँचना चाहते हो, बस वही इम्पोर्टेंट वो है। सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा मन में रखता हूँ कि कहाँ पहुँचना चाहता तो हूँ। माइंड में ये था कि भले वाकानेर में जन्म हुआ है, हाँ, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई नहर नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है, जहाँ पे मुझे अपने जीवन में जाके लोगों की लाइफ़ को नहीं इंस्पायर करना है बिल्कुल, और बिल्कुल। ये थॉट आपने डाल दिया मोर था। देन 45 कंट्रीज़ हो गए अभी। मोर देन 45 कंट्रीज़ 125 किताबें, बस ये कीवर्ड्स खाली आप 4 याद रखो। टाइम्स तो चाइना में ट्रेनिंग देखा है, चाइनीज़ में भी मेरी किताब है, चाइनीज़ में भी किताब है, ये वाला मुझे नहीं पता था। चाइनीज़ में भी मेरी किताब है। एक एक सवाल आपसे मैं पूछूँगा कि आपकी पढ़ाई हुई, आपने एमडी किया मुंबई से, मतलब एक व्यक्ति का सपना होता है कि जीवन में वो डॉक्टर वर्ड उसके नाम के आगे आए। 40 साल की उम्र थी आपकी।
जब आपने कैरियर को बदलने का डिसीजन लिया। डिसीजन लिया, मतलब 40 साल तक लोग सोचते हैं कि एक बार सेट हो जाऊं लाइफ के अंदर, उसके बाद में फिर देखते हैं एंजॉय करूँ। एंजॉय करूं, जीवन को जीऊं। 40 साल की उम्र में कैरियर को बदलने का डिसीजन सर, क्या हुआ क्या था उस टाइम पे? बड़ा इंटरेस्टिंग मैं हूँ और मैं शायद दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्या हुआ था उस नहीं, वक़्त? जैसे मुझे पहले करियर जैसा कोई ऐसा करियर पता ही नहीं था कि ट्रेनर बन सकते हैं। अच्छा, मुझे वो टाइम पे लगता था कि डॉक्टर का करियर बेस्ट है, तो मैं बन गया था। हाँ, मगर मुझे पढ़ने का पहले से ही शौक रहा है, एक्स्ट्रा किताबें पढ़ने का। तो मैं पढ़ता रहता था, उसमें से मुझे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती रहती थी और लगता था कि यार ये काम डॉक्टर बन गया, मगर वो काम मुझे पसंद नहीं आता था हुँ, ज़्यादातर। और मैं सर्जन इसलिए नहीं बना कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में आधा घंटा भी मैं नहीं रह सकता हूँ। तो मैंने ऐसा स्पेशलाइज़ेशन किया जो एयर कंडीशन ऑफ़िस में बैठ के काम करे। अच्छा, मैंने प्रिवेंटिव मेडिसिन में एमडी किया, प्रिवेंटिव जहाँ हमें मेडिकेशन में। पॉलिसी मेकर बनना होता है। ऐसे पेशेंट के ऊपर ऑपरेट करना और ये नहीं अच्छा, अच्छा लगता है। तो मुझे लगने लगा था कि ये कोई मज़े की ज़िंदगी नहीं है। अच्छा, सऊदी अरेबिया से मैं वापस आया तब मेरी 40 साल की उम्र हो गई थी और उसके बाद यहाँ आते ही मेडिकल कॉलेज मैंने जॉइन किया। वहाँ मर्सिडीज़ लेके घूम रहा था, बेच के आ गया। 1 लाख के तनख़्वाह से 4,000 की तनख़्वाह में मेडिकल कॉलेज में लेक्चर करके जॉइन हुआ। वहाँ जब स्टूडेंट को सिखाने लगा तो मुझे मज़ा आने लगा कि वाओ! स्टूडेंट मुझे बहुत प्यार करते थे। अभी भी एक मेरा स्टूडेंट मिनिस्टर बना था मोदी साहब के गवर्नमेंट में। तो मुझे पाँव छूता है, मिनिस्टर था तब भी सेंट्रल मिनिस्टर होके मेरा पाँव छूता है क्या और बात सबको है! बोलता है कि डॉक्टर अड़िया की वजह से हूँ। ये तो गुरु का इतना लोगों स्थान। का प्यार मिला मुझे, तो मुझे लगा यार आई एम अ वेरी गुड टीचर। मगर सिर्फ़ मेडिकल के 100 की बैच रहा करती थी। तो साल में 100 स्टूडेंट ही मेरे से गुज़रते थे, तो पूरी ज़िंदगी में कितने लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर पाऊँगा। और वो टाइम पे भी मैं माइंड पावर के बारे में जानता था, तो लोगों को सिखाता था मैं। अभी भी वो स्टूडेंट याद करते हैं कि आप वो ज़माने में भी हमें सिखाया करते थे क्लासरूम में, ऐसा। तो तब से लगा कि यार कुछ अच्छा बड़ा काम करना चाहिए। और एक डॉक्टर भारत चंद्र करके बेंगलोर से आया करते थे, उन्होंने यहाँ अहमदाबाद में वर्कशॉप किया था, मैं उसमें पार्टिसिपेंट करके गया था। कब की बात है करीब है? ये वही 91-92 की बात है। 91, तब 92 मैं की बात है। सऊदी अरेबिया से जस्ट रिटर्न हुआ था और मैंने मेडिकल कॉलेज की नौकरी जॉइन किया था। उनको देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि यार ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अच्छा, ख़ास करके उनको रिस्पेक्ट मिल रहा था, लोग आगे-पीछे घूम रहे थे, पैसा भी बहुत कमा रहा था। तो मुझे लगा यार ये ज़िंदगी। और मैंने लॉजिक लगाना चालू किया कि डॉक्टर भारत चंद्र तो एमबीबीएस है, मैं तो एमडी हूँ, उससे 1 प्लस अप हूँ। वो वॉव! हाइट में छोटे थे, मैं ऊँचा हूँ, तीसरा। वो सिर्फ़ इंग्लिश में करते थे, मैं तीनों भाषा में बोल सकता हूँ, क्या बात तो मैं है! तो इससे अच्छा बन सकता हूँ। तो उन्होंने गोल सेटिंग सिखाया था वहाँ पे और फिर उन्होंने पूछा कि चलो कोई स्टेज पे आके बोलेगा अपना गोल क्या है? तो मैंने हाथ ऊपर किया और किसी की हिम्मत नहीं थी। मैं हाथ ऊपर किया, बोला आ जाओ स्टेज पे और मैंने बोला मैं गुजरात का भारत चंद्र बन के दिखाऊँगा, ऐसा मैंने वहाँ स्टेज पे जाके बोल दिया। आपने गुजरात का भारत चंद बनने का डिक्लेरेशन उस उनके वक़्त सामने उसी ही उनके उनके सामने स्टेज ही पे कर बोल दिया दिया। आपने, हाँ, उनके सामने ही, सब लोगों ने वंडरफुल। तालियाँ बजाई। स्नेह देसाई के पापा तब हाज़िर थे, वो मेरे कलीग थे वो टाइम पे। अच्छा, कमलेश भाई मेरे साथ में बैठे थे। कमलेश भाई, अभी अमेजिंग मैन। अभी हाँ, भी वो बैच के स्टूडेंट याद करते हैं कि आपने बोला वो करके दिखाया। तो फिर वहाँ से मुझे मुझे मेरे अंदर ऐसा जुनून आया कि ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। वैसे भी एनएलपी में सिखाते हैं ना कि 1 पर्सन कैन डू इट, एनीबॉडी कैन डू इट। एनीबॉडी कैन डू इट। वो तो अभी मुझे पता चला, मगर तब मैंने सोच लिया था कि अगर ये कर सकता है तो मैं कर अच्छा, सकता हूँ। जब आप प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, तो प्रोग्राम से पहले उनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं थी, क्या है, किस नहीं, तरीके और अचानक प्रोग्राम में में बैठ के ही आपने सारी चीज़ें डिक्लेयर। हाँ, तब तक कुछ नहीं था मेरे माइंड में। ओके, सिर्फ आई वाज़ नॉट हैप्पी विथ माय मेडिकल फील्ड, दैट्स ऑल। और कुछ ओके, नहीं। बट आई वाज़ वेरी गुड ऑल्सो। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 2-3 ऐसे एग्ज़ाम्पल एक देता हूँ। मैं सऊदी अरेबिया में एक पीडियाट्रिक ओपीडी में बैठा था, पेशेंट को देख रहा था। एक 8 साल का टूनिशियन बच्चा, टूनिशिया करके कंट्री है, टूनिशियन बच्चा पेरेंट के साथ आया। उसने कंप्लेन किया कि रात को बेड में सुसु कर देता है। वो बहुत डॉक्टर को दिखाया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, 8 साल का बच्चा और ओपीडी बंद होने को 5 मिनट बाकी था, तो मैंने जल्दी से एक पेपर लिया और उसमें यूरिन टेस्ट लिख दिया। यूरिन शुगर सिर्फ़ इतना ही लिखा। बोला जाओ जल्दी से आ जाओ और 8 बजे बंद हो जाएगी। तो जाके करके आया, ही वाज़ शॉक्ड, उसको 4 प्लस शुगर था। बोले इतने सारे डॉक्टर को बताया, किसी ने ये माइंड में सोचा ही नहीं कि इसको डायबिटीज़ हो सकता है 8 साल के बच्चे को। और मुझे इंट्यूशन आया और मैंने सीधा यूरिन शुगर लिख दिया और वो आ गया। माय गॉड! अचानक ऐसा डायग्नोसिस। और मैं कभी पहले ऐसे इतने बच्चे को डायबिटीज़ देखा भी नहीं था। मगर इंट्यूशन से पता चला और मैंने ये कर दिया था। तो एज़ अ हुँ। डॉक्टर आई वाज़ वेरी गुड। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है मेडिकल लाइफ़ के भी हाँ मेरे। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कहने का मतलब है कि भारत चंद्र को देख के मुझे बहुत मोटिवेशन आया और फिर वो टाइम पे मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब पढ़ रहा था, हाँ, हाँ, जोसेफ मर्फी जोसेफ की। मर्फी आई वाली। वाज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड कि ये तो बहुत अच्छा है। और यहाँ गुजरात के कांग्रेस के एक मिनिस्टर हुआ करते थे, शक्ति सिंह जी गोहिल, जो भी राज्यसभा के मेंबर है। अच्छा। वो टाइम पे वो हेल्थ मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे। हुँ, हुँ। तो वो एक यूथ कैंप किया करते थे पालीताना में।
योग बिरादरी करके एक बड़ी संस्था है, अभी भी है वो संस्था। ओके। तो 200 स्टूडेंट इंडिया से आए थे और वो कोई अच्छा स्पीकर ढूंढ रहे थे। तो मेरा एक मेडिकल स्टूडेंट वहाँ एक्टिव था, तो उसने उसको बोला, मल्हार सोनी, अभी वो आई स्पेशलिस्ट है अहमदाबाद में। अच्छा। तो मल्हार को बोला, तेरे कोई टीचर है जो और सब्जेक्ट में बात करे मेडिकल के अलावा? तो उसको पता था कि मैं और सब्जेक्ट से भी बात करता हूँ, तो मुझे आके पूछा कि ये शक्ति जी पूछ रहे कि आप और कोई सब्जेक्ट से सिखा सकते हो? हाँ। बोला हाँ, तो बोले कौन सा? मैं बोला माइंड पावर। तो उसने जाके बोला, बोले माइंड पावर के ऊपर वो दे सकते हैं प्रोग्राम। तो वो हाँ। तो खुश हो गए। अच्छे 35 साल पहले किसी को पता ही नहीं था हाँ, माइंड माइंड पावर। पावर वगैरह उस ये समय पे। 91-92 की हाँ बात जी, हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैं गया वहाँ पे पालीताना में, तब तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, बोर्ड में लिख के कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा लिख के मैंने माइंड पावर सिखाया 1 घंटा। और जैसे बाहर निकला, सब मेरे पीछे स्टूडेंट, फोटोग्राफ और फोटोग्राफ के लिए। मैं तो हैरान हो गया, मैं कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। और क कितनी उम्र थी आपकी उस टाइम पे? वही 40-42 साल की, मैं और आपने सऊदी बिल्कुल अरेबिया से। बिल्कुल बिल्कुल एकदम करियर आपने बिल्कुल शिफ्ट ही किया था और हाँ, एज़ अ ट्रेनर ब स्टार्टिंग था आपका। सऊदी अरेबिया छोड़ के आया, 1-2 साल में ये स्टार्ट हो गया अचानक, अच्छा, ये घटना। पहली बार जब तो आप मैं तो हैरान हो गया हाँ। कि यार मेरा ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। अच्छा, मैं 2 दिन पहले वहाँ जाके रुका था सबकी एक्टिविटी देखने के लिए, हुँ। मैं और मेरी वाइफ और ये। और कोई हमें जानता नहीं था, और जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म हुआ, सब आगे पीछे, सर आपके लिए चाय लाओ, आपके लिए खाना लाओ, आपका ये करूँ, सब स्टूडेंट मेरे दीवाने बन गए। मैं तो हैरान हो गया कि क्या जादू कर दिया मैंने इनके ऊपर। अच्छा, मेरे बाद जो स्पीकर था उसके लिए कोई क्लास में बैठने को रेडी नहीं था, सब मेरे पीछे घूम रहे थे। अच्छा, फिर वो शक्ति जी ने, मिनिस्टर ने आके बोला, अड़िया साहब आप अंदर बैठोगे तभी ये आएँगे, आपसे इतनी इतने इम्प्रेस है कि दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते। वॉव! फिर मैं अंदर जाके बैठा, तब सब स्टूडेंट आए, तब से मुझे समझ में आ गया कि ये काम मैं अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा ज़बरदस्त। और ये भारत चंद्र के किस्से का कुछ 6 महीने के बाद ही ये हुआ, वॉव! ये भारत चंद्र का मतलब अटेंड करने। गोल गोल आपने केवल लिया नहीं था, उस गोल के ऊपर आपने एक्शन भी लिया और एक्शन का आउटकम भी आपको 6 महीने के अंदर दिखा दिखा, और कहीं न कहीं वो जो पूरी चंद्रा कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, कोशिश ऐसा में हुआ लग जाती है, बिल्कुल। शाहरुख खान साहब का वो अपॉर्च्युनिटी डायलॉग। क्रिएट हुई। अच्छा, वो संस्था की चेयरमैन जया बच्चन थी, वो नेक्स्ट डे आई थी। तो नेक्स्ट डे फिर से जया बच्चन कुछ के साथ हमारा पर्सनल डिस्कशन ऐसे ग्रुप में चल रहा था। अच्छा, तो मैं कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ, तो जैसे ही खड़ा हुआ सबने तालियाँ बजाना शुरू किया। हाँ, अभी कुछ बोलूँ उसके पहले, तो जया बच्चन हैरान हो गई, इसने कुछ बोला नहीं और सब लोग तालियाँ बजा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज़र को पूछा, ये कौन है? बोले ये डॉक्टर है, कल उसने माइंड पावर का लेक्चर दिया ना, तो बहुत इम्प्रेस है, इसलिए वो तालियाँ बजा रहे हैं। तो जया बच्चन का मेरे साथ बात करने का नज़रिया ही बदल गया। हुँ, डॉक्टर साहब करके हम जो भी बातें कर रहे थे उसमें एकदम, कि देखा हुँ। कि ये तो बड़े वीआईपी डॉक्टर है ऐसा। तो मुझे तो मज़ा आ गया, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था ऐसा। और अगेन ये सारी चीज़ें 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर वो मतलब डिसीज़न लिया और फटाफट होने लगा। वो ओम शांति ओम का डायलॉग है ना, हाँ, कि सच्चे दिल से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो मुझे तो 6 महीने से रिज़ल्ट चालू हो गया धमाधम। उसके वंडरफुल। बाद तो मैंने डिसीज़न ले लिया कि करोड़ों लोगों तक माइंड पावर सिखाना है मुझे। पर्पज़ ऑफ लाइफ़ मुझे वहाँ से मिला। तो मैं हमेशा कहता हूँ, पर्पज़ ऑफ लाइफ़ जिस दिन पता चलेगा ना, उस दिन अंदर से एक आग लगेगी, वो आग आपको काम करवाएगी जब तक आप सफल नहीं होगे। पर्पज़ ऑफ लाइफ़ होता क्या है? भगवान ने सभी को अलग-अलग क्वालिटी के साथ क्यों तो भेजा क्या है? लोगों को ये पता चल सकता है कि या देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि इतिहास लाख में से एक ही इंसान इतिहास बनाता है, 99,999 इतिहास पढ़ते हैं। हुँ, इतिहास बनाना यानी क्या? कोई ऐसा काम करना, इतना बड़ा काम और इतना अच्छा करना कि काम के साथ आपका नाम जुड़ जाए। करेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट के साथ नाम जुड़ गया, जुड़ गया। मोदी साहब का पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गया, धीरूभाई अंबानी का इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ गया। तो ऐसा सभी ने काम के साथ, तो माइंड पावर के साथ जीतन राठिया का नाम जुड़ गया। जहाँ भी माइंड पावर की बात निकलती है तो जीतन राठिया का नाम निकलता ही है, क्योंकि वंडरफुल। सब्जेक्ट के साथ नाम जुड़ गया, क्योंकि इतना काम हुँ, किया मैंने। तो हुँ। ये इतिहास बनाना कहते हैं। अब सवाल ये है कि मुझे पर्पज़ ऑफ लाइफ़ वहाँ पता चला कि मैं ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से सिखा सकता हूँ और लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। हुँ, ये पर्पज़ ऑफ लाइफ़ पता चला। तो हुँ। मेडिकल लाइन छोड़ने का कारण यही था कि मुझे था कि भगवान ने मुझे सिर्फ़ डॉक्टर बनने के लिए नहीं भेजा है, मुझे इसके लिए भेजा है, और मैंने ये काम शुरू किया। अब गांधी जी की बात करें, गांधी जी वाज़ ए ऑर्डिनरी लॉयर। उनके जीवन में एक ऐसी घटना बनी जिनसे उनको पर्पज़ ऑफ लाइफ़ पता चला, ओके। और वो था रात को ट्रेन का इंसिडेंट, जब उनको रात को ट्रेन से उतार दिया था। उतारा गया था। तब उसको अपना पर्पज़ ऑफ लाइफ़ पता चला कि मैं हिंदुस्तान से तुम्हारी सरकार को फेंक दूँगा अफ्रीका के अंदर और तुमने मुझे वहाँ अपनी ट्रेन से निकाला है और पूरे भारत से मैं तुमको निकाल निकालूँगा। दूँगा। ये पर्पज़ ऑफ लाइफ़ पता चला, वो हिंदुस्तान आए, जुनून पैदा किया, लोगों में जुनून पैदा किया और इतिहास बना दिया उन्होंने। स्वामी हुँ, विवेकानंद भी एक ऑर्डिनरी मोंक थे, कोई हुँ, जानता नहीं था। हुँ, उनको शिकागो में लेक्चर देने का चांस मिला, हुँ। विश्व जो धर्म रिस्पॉन्स सम्मेलन के मिला, अंदर। उससे उसको पर्पज़ ऑफ लाइफ़ पता चल गया और हम हुँ, एक नए स्वामी विवेकानंद को पहचानने लगे। तो हुँ। जिस दिन पर्पज़ ऑफ लाइफ़ पता चलता है ना, तो एक जुनून पैदा होता है और ये जुनून आपको इतिहास बनाने के लिए लेके जाते हैं।
अब सब तो नसीब वाले नहीं होते कि गांधी जी जैसी, स्वामी विवेकानंद जैसी, डॉक्टर अड़िया जैसी घटना बने, बट यू कैन क्रिएट दिस इंसिडेंट। तो उसके लिए मैंने टेक्निक डेवलप की है। अच्छा, प्लीज हाँ, बताइए, कि हाउ टू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। प्लीज। तो पहली बात है कि यू लिव थोरली विथ अनसेटिस्फाइड लाइफ। बट जनरली पीपल से दैट यू हैव टू मैं लिव विद हाँ, वही बोल सैटिस्फाइड रहा हूँ लाइफ। कि सब लोग चौंक जाते हैं। मैं बोलता हूँ कि देखो, अगर आपको इतिहास बनाना है ना, तो पहले असंतोषी जीवन जीना शुरू तो करो। मतलब आप जो है अनकंफर्टेबल जो जोन है, आप उसमें कंफर्ट ढूंढना चालू कर दो। नहीं, 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 नहीं। अच्छा, अभी जो मैं वही बताता हूँ, असंतोषी लाइफ जीना शुरू करो, हाँ। तो लोग चौंक जाते हैं कि यार क्या सिखा रहे तो हैं फिर ये हमको। संतोषम परमम सुखम ये क्या है? हमको बचपन से यही सिखा रहे हैं कि संतोष रखो, संतोष रखो। हाँ, फिर मैं लोगों को पूछता हूँ कि अच्छा, दुनिया की प्रगति किसने की है? संतोषी लोगों ने या असंतोषी लोगों ने? आप बताइए किसने की है? आई थिंक मतलब संतोषी लोगों ने की है। धीरूभाई अंबानी को अगर पेट्रोल पंप की नौकरी से संतोष होता था, तो रिलायंस इंडस्ट्री नहीं बनती थी ना। वाह! आप बिल्कुल देखने का नजरिया बदल रहे हो सर। रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने से नरेंद्र मोदी को संतोष होता था, तो आज इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते थे। क्या बात है! अमिताभ बच्चन को मैनेजर की नौकरी से कलकत्ता में अगर संतोष होता था, तो आज वो मिलेनियम स्टार नहीं बनते थे। असंतोष ही प्रगति का कारण होता है। महेंद्र सिंह धोनी अगर हाँ, रेलवे में अगर उनको अगर सैटिस्फैक्शन मिल जाता, हाँ, तो वो जो मूवी के अंदर हमने देखा है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ महेंद्र सिंह एमएस हाँ, तो धोनी। असंतोष से ही प्रगति होती है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ असंतोषी जीवन जियो, तो फिर वो हमें जो आज आज तक सिखाया गया है वो क्या है? हाँ, तो मैं डिफरेंस बताता हूँ, हाँ, कि संतोष किसमें रखना है, असंतोष किसमें रखना है। हाँ। भगवान ने आपको जो दिया है ना, उससे संतोष रखना है। ये कल्चर, ये पेरेंट, ये शरीर, ये दिमाग, ये माइंड पावर, ये जो भगवान ने दिया उससे संतोष रखना है। असंतोष किसमें रखना है? जो किया है उसमें असंतोष रखना है, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते थे, मगर आपने अभी तक नहीं किया है। आपने जो अभी तक काम करके जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है, उसमें असंतोष रखिए, कि मैंने ज़िंदगी में 40 साल का हो गया, क्या किया? कुछ नहीं किया। और हुँ। ज़्यादातर ये दुनिया में लोग क्या होता है, लोग पैदा होते हैं, पढ़ाई करते हैं, शादी करते हैं, 2 बच्चे पैदा करते हैं, रिटायर होके मर जाते हैं। हुँ। 99% की तो यही कहानी यही है ना, कहानी है सर, यही कहानी है। है ना? हुँ। तो क्योंकि वो संतोषी जीवन शुरू हो जाता है उनका, आगे निकलते ही नहीं मतलब कम्फर्ट ज़ोन से। कम्फर्ट ज़ोन में जो है वो जीना चालू कर देते हैं और उसी बस को अपना साम्राज्य मान बस लेते हैं। उनको अपना कुएँ को साम्राज्य, लगता है डेस्टिनी, कम्फर्ट ज़ोन को ही डेस्टिनी समझ लेते हैं। मेढक को लगता है कुआँ ही हमारा। बस हम 3 बेडरूम का घर मिल गया, एक अच्छी नौकरी मिल हुँ, गई, बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बस हुँ। एक गाड़ी है, ये है, चल गया बस। कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलते हैं। तो आप लोगों को ये मैसेज देना चाह रहे हो कि सब तो ऐसे लकी नहीं रहते हैं, नहीं रहते तो हैं? क्या करना चाहिए? भगवान ने आपको यहाँ क्यों भेजा है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपाया है, हुँ। तो वो निकालना है हमें। कैसे निकालना है? तो पहला तो असंतोषी जीवन जीना है, और रोज़ रात को अपने आप को एक सिंगल लाइन कमांड देना है, टेल मी द पर्पज़ ऑफ माय लाइफ। मुझे बताओ भगवान ने क्यों भेजा है? कुछ दिन के लिए डेली रात को सोते समय कहना है, तो आपको कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन ऊपर वाला दे देगा कि तुमको इसलिए बनाया है, तुम ये काम करो। अच्छा मतलब वो लोग जिसको नहीं मालूम है कि उनकी लाइफ़ का पर्पज़ क्या है, उनके लिए एक्टिविटी है ये। उनके लिए मैं कह रहा हूँ 2 चीज़ करनी है, असंतोष से जीवन जीना है। असंतोष यानी किसमें असंतोष रखना है? अभी तक उसने काम करके जो रिज़ल्ट पाया उसमें असंतोष रखना है, क्योंकि बहुत कुछ कर हुँ, सकते थे। हुँ, हुँ। और दूसरा है कि रोज़ रात को अपने आप को एक कमांड देना है कि टेल मी द पर्पज़ ऑफ माय लाइफ। सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में कोई घटना क्रिएट करेगा, जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि मुझे भगवान ने इसलिए भेजा है। और वो आपने पकड़ लिया ना, फिर आप इतिहास बना देंगे। फिर एक वॉव! जुनून पैदा होगा, वो जुनून आपको दौड़ाते रखेगा। वो जुनून अभी भी मेरे अंदर है, जो मैंने पालीताना में पहले लेक्चर में शुरू किया था। अच्छा। मेरी वाइफ़ कितनी बार बोलती है, "भैया हमारे पास इनफ़ पैसा है, तुम इतना काम क्यों करते हो?" बोला, "पैसे के लिए थोड़ा करता हूँ।" ये मेरे अंदर जुनून बंद ही नहीं होता है लोगों को माइंड पावर सिखाने का। क्या सुबह बात है! उठता हूँ और मुझे ये आता है आज मैं किसको सिखाऊँ, किससे बात करूँ? इतना 30-40 साल से ये अभी चल ही रहा है। अभी आपकी उम्र सेवेंटी फाइव, सिर्फ़ 75 साल है सिर्फ़ 75 और साल है। सिर्फ़ 75 साल में आज भी डेली ये इंस्पिरेशन आपको रहता है कि मैं सुबह उठ के बिल्कुल, किसको सुबह सुखाऊँ? उठता हूँ और होता है आज क्या करूँ? आज कौन-सी किताब लिखूँ? कौन-सा वीडियो बनाऊँ? किसको सिखाऊँ? ये रहता है अभी भी। ये बंद ही नहीं होता है ये प्रेरणा का झरना। सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा प्रेरणा का झरना है। सर वो आपके मसल मेमोरी में घुस गया है। सब पूरी ये बॉडी ये में, ये जो कण-कण ये में जो घुस ये गया जो है। जो प्रेरणा का झरना आपका जो स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन है ना सर, ये रियली में ये दिखता है, ये कन्वर्सेशन में आपके दिखता है जब भी मैं आपसे मुलाकात करता हूँ, जब से आप बात करता हूँ, चाहे बॉडी की एनर्जी हो, चाहे माइंड की एनर्जी हो, चाहे कन्वर्सेशन हो, वही आपका वो 40 साल का जो युवा है ना, जो चंद्रा साहब के सामने था, आज भी कहीं न कहीं जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, जब भी मैं आपके बारे में बातें करता हूँ, तो सर वही दिखता है। वो जुनून पैदा हुआ वो अभी खत्म ही नहीं होता है। और मैं हुँ। प्रेरणा का झरना किताब का नाम क्यों रखा? हुँ। क्योंकि हमारा प्रेरणा का झरना हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है। एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया कि मुझे यही करना है, तो फिर आपके अंदर से प्रेरणा आती रहेगी कंटिन्यूअसली। एक बार स्ट्रॉन्ग कमांड देके इंस्टॉल करना है कि मुझे करोड़ों लोगों तक माइंड पावर का नॉलेज फैलाना है बस, तो चल रहा है।
थकावट नहीं लगती, कुछ नहीं लगता और कहाँ-कहाँ पहुँच गया मैं। जर्मनी के स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसरों को ट्रेनिंग दे के लेके वाओ! आया मैं। स्टुटगार्ट जहाँ बीएमडब्ल्यू, ऑडी, यस, मर्सिडीज़ का यस, यस, हेडक्वार्टर यस, है, यस। वहाँ के प्रोफ़ेसर को मैं ट्रेनिंग दे के आया हूँ, सोचिए। और वहाँ सुपर्ब! किसी को सबकॉन्शियस माइंड मालूम नहीं था। मैं पहला सवाल यही पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? नोबडी न्यू इट। तो फिर लगता है यार पूरी दुनिया में अज्ञानता है। मैं मैनहट्टन के डॉक्टरों को ट्रेनिंग दिया। 200 रिटायर्ड डॉक्टर आए थे जो जिनकी मैनहट्टन में निकाली है, प्रैक्टिस किया है, घर में रहते हैं। हुँ, हुँ। सेम चीज़ के कितने लोग सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कोई नहीं जानता था। लॉस एंजेलिस के डॉक्टर को मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की ट्रेनिंग दिया, तो कोई जानता नहीं था। बोला ये कहाँ से सीखा है न्यूरोप्लास्टिसिटी? बोला ये कैलिफ़ोर्निया की रिसर्च है और तुम तो कैलिफ़ोर्निया में रहते हो। मैं अहमदाबाद से आके सिखा रहा हूँ तुमको। ये होता है। हाँ, मुझे मैं पता उस टाइम की स्टोरी जानना चाहता हूँ। कई बार कैसा होता है सर, हमको इंस्पिरेशन तो मिल जाता है। ये जो दर्शक देख रहे हैं, इनके जीवन में भी कई बार हुआ होगा। कोई वीडियो इन्होंने देख लिया, किसी व्यक्ति का इन्होंने सेमिनार अटेंड कर लिया, कोई लेक्चर अटेंड कर लिया, इंस्पिरेशन मिल जाता है। लेकिन इंस्पिरेशन एक्टिविटी में नहीं कन्वर्ट होती है और कहते हैं जब इंस्पिरेशन तुम्हारे एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता, तो आउटकम जो तुमको चाहिए तुम्हारे जीवन में नहीं मिलता। नहीं मिलता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब चंद्रा साहब का आपने प्रोग्राम अटेंड किया, उसके बाद की एक्टिविटी आपकी क्या हुई? क्या आपने नहीं, तब किया? मैं मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर था सिर्फ़। ओके, मन में ये लेके घुमा करता था कि हाँ, कभी ना कभी मुझे ट्रेनर बनना है। और जैसे मैंने कहा ना कि स्नेह देसाई के पापा कमलेश देसाई वो टाइम पे मेरे साथ कलीग थे, वहाँ पार्टिसिपेंट थे। ओके। तो उन्होंने मेरा स्टेज पे सुना, हाँ, हाँ, तो ये हाँ। तो बोले ये तो अच्छा है, ये भी डॉक्टर है और ये करना चाहता है। बाहर आके मुझे बोलता है चलो इसमें से हम 200 लोग थे वहाँ, तो 30-40 लोग तो हमसे जुड़ जाएँगे। चलो बाहर ब्रेक में ही उसने बोल दिया और सबको बोला कि चलो हम एक ग्रुप बनाते हैं और ये एक्टिविटी अहमदाबाद में शुरू करेंगे। भारत चंद्र तो बेंगलोर चले जाएँगे, बाद में तो हमारे लिए सब ज़ीरो हो जाएगा, क्या बात सब है! जैसे थे हो जाएँगे। बोला आइडिया तो अच्छा है, तो उसका कन्विंसिंग पावर अच्छा है, अब तो मिला है उनको। तो मैं उनका फैन हूँ। हाँ, तो सबको मिल-मिल के बताया कि डॉक्टर अढ़िया के लीडरशिप में हम एक ग्रुप बनाते हैं और वो जो जानते हैं वो आपको सिखाएँगे, चलो करते हैं। मतलब सर मैं यहाँ पे सॉरी फॉर इंटरप्शन मैं रोक रहा हूँ। बट मुझे लगता है ना कि वो छोटी-सी जो एक्टिविटी थी, कमलेश भाई के विज़न की मैं बात करूँ उस हुँ, टाइम हुँ। पे शायद उस एक्टिविटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया। मतलब बिल्कुल, वो एक्टिविटी बहुत छोटी थी वो। अदरवाइज़ होता क्या है उनका बैक जनरली ऑफ द माइंड एजेंडा अलग था, क्योंकि आ उनका बेटा स्नेह तब 5 साल का था। लेकिन वो 5 साल के बच्चे को तो ट्रेनिंग नहीं दे सकता, मगर वो एनवायरनमेंट देना चाहते थे क्या ट्रेनिंग का बात है! घर में, कि मेरा बेटा देखेगा तब तो गोटी खेलने की उनकी उम्र थी। बोले मेरे सामने एक्टिविटी होगी, वो भी देखेगा तो आगे जाके वो भी भारत चंद्र बन सकता है। तो मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ कि उस भारत चंद्र जी के मीटिंग के अंदर एक कृष्ण भी बने थे और एक अर्जुन भी बने थे। अर्जुन भी बना, वही। वॉव! बिल्कुल। वॉव! आप सब लोग स्नेह भाई जो कई बार आपने देखा होगा उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स भी अटेंड किए होंगे। लेकिन आप सोच देखिए कि उसके पीछे बैकग्राउंड में अ, सेमिनार के बाद, इवेंट के बाद वो जो छोटी-सी एक्टिविटी है, उसके ऊपर जो काम करना, उसके बाद जो एक्शन लेना है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो सेमिनार हॉल में आपने अब आप लोगों ने ट्रेनिंग चालू कर दी थी या फिर कैसे हुआ था? तो फिर क्या एक्टिविटी करें? हाँ, ग्रुप तो बन गया, हाँ, नाम भी रख दिया हमने। हाँ, एक आदमी ने अपनी ऑफ़िस दी कि ऑफ़िस में जाके आप मीटिंग कर सकते हो वीकली एक बार। ओके, मगर क्या करें? तो वो टाइम पे मुझे पब्लिक स्पीकिंग का ज़्यादा जुनून था, क्योंकि मैं बम्बई में पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग ली थी बाकायदा ओके। वहाँ पे। तो मैं बोला पब्लिक स्पीकिंग मैं पहले सिखाऊँगा। तब माइंड पावर का इतना मुझे ग्रिप नहीं था, तो सिखाऊँगा। तो बोले ठीक है, फिर ₹100 हमने फ़ीस रखी, 10 सेशन रखे, यानी 1 सेशन का ₹10 होता है। अच्छा, संडे मॉर्निंग 9 टू 12 रखते थे। अभी जगह का प्रॉब्लम था, तो कमलेश भाई बोले मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में एक बेडरूम खाली कर देता हूँ, वहाँ हम कुर्सियाँ लगा के सीखेंगे। तो ये ऑफर्ड द प्लेस, तो मुफ्त में मिल गई ये भी। क्या बात है! तो ₹100 में ₹10 का कोका-कोला पिलाते थे, समर का सीज़न था, तो हम तो पैसा नहीं रखते थे। नो अच्छा प्रॉफिट नो लॉस था। ₹10 का कोको कोला पिला देते थे। पिला देते थे, तो ओके, 10 बार में ₹100 तो खत्म हो 10 दिन गया। का सीज़न हाँ, खत्म। तो उनके बेडरूम में ये चलता था पब्लिक स्पीकिंग, वॉव! तो सबको मज़ा आ गया। हाँ, फिर अब पब्लिक स्पीकिंग खत्म हो गई, क्या करें? तो मैं मेमोरी की किताब पढ़ रहा था, हैरी लॉरेन की हाउ टू डेवलप सुपर पावर मेमोरी। बोला अब मेमोरी सिखाता हूँ। फिर मेमोरी का क्लास चालू किए, फिर लोगों को पसंद आया, तो बोले मेमोरी का वर्कशॉप करते हैं, एक्सेलर के लिए फंड चाहिए था, तो एक वर्कशॉप हमने डिक्लेयर किया प्रोफेशनली। तो ₹30,000 मिल गया, वो ज़माने में 30,000 बड़ी बात थी, अभी बहुत बड़ी 3-4 बात लाख रुपया बहुत होता है। बड़ी बात है। तो हाँ, हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास आ गया। तो फिर कमलेश भाई मुझे बोले, "खैर अढ़िया साहब ये ₹300 फ़ीस रखी थी और 100 लोग आए थे, तो ₹30,000 हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था।" बोले, "नहीं, आप जो सिखाते हैं ना उसकी ये वैल्यू नहीं है, इसका तो लोग 5-6 हज़ार रुपया भी दे सकते हैं।" अच्छा, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। वो और उनके चाचा जयेश भाई जो भी कनाडा में हैं, वो दोनों मिलने को आए। हाँ, हाँ, मैंने तुम उल्लू बना रहे हो, ₹300 से मुश्किल से लोगों ने ये किया है, दिया है हमको
वो तुम 6,000 की बात कर रहे हो। बोले चलो पार्टनरशिप करते हैं। मतलब क्या? बोले हम मार्केटिंग करेंगे, तुम पढ़ाने का 50-50 प्रॉफिट। मेरा तो कोई लॉस था ही नहीं। लॉस था ही बोला नहीं। करो। वो दोनों चाचा भतीजे ने क्या जादू किया पता, चाचा नहीं भाई होते थे। हाँ, उनके भाई वो यानी उनके स्नेह के भाई है, चाचा। स्नेह भाई के हाँ, चाचा। हाँ। हाँ, चाचा। दोनों भाई ने क्या जादू किया कि उसने 30 लोगों की बैच भर दी 6,000 रुपये से, एकदम। ओके। अच्छा, फिर एक मार्केटिंग शो करना था तो उसके लिए मेमोरी का डेमो देते थे। तो उनका जो जयेश भाई का लड़का था, उसको मैंने एक दिन में मेमोरी का डेमो सिखा दिया और उसने मेमोरी डेमो दिया और मैंने मेमोरी के बारे में बता दिया और बैच भर गई हमारी तो। मैं तो खुश हो गया कि चलो 1,80,000 वो ज़माने में जमा कर दिया उसने। तो कितने लोग आए थे उस प्रोग्राम के 30 अंदर? लोग आए थे। 30 लोग आए थे 30 लोग और 6,000 30 रुपये लोगों भर ने के। 6,000 रुपया पे किया था उस हाँ, टाइम पे। सर और कौन से सन की बात है ये? ये वही 92-93 की। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, अगर अपने जीवन के अंदर आपको ट्रेनर बनना है या स्पीकर बनना है, शायद ये जो सेशन है ये आपकी लाइफ का सबसे इंस्पिरेशनल सेशन है। किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये जो सेशन है आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है। बस हिम्मत रखो, सोच रखो, विचार रखो, करने की भावना रखो, सारी चीजें कुदरत अपने आप करवानी चालू कर देती है। और अगर ऐसा नहीं होना होता तो वो थॉट, वो विचार, वो जो समझ है वो आपके अंदर आती ही क्यों? शायद ये हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन है। और कमलेश भाई का कन्विंसिंग पावर तो मैं देख के हैरान हो गया। 7 दिन का वर्कशॉप था, होटल में हम करते थे, अच्छी होटल में रखा था हमने, खर्चा भी था उसमें। तो एवरीडे 2-3 नए स्टूडेंट को एनरोल करवाते थे। ऑन द 7th डे पूरा 6,000 रुपया लेके उसने एनरोल करवा दिया। ये कैसे कन्विंस करता मुझे समझ में नहीं आता कि 6 दिन चला गया है, एक 7वां दिन बाकी है और फिर भी नए पार्टिसिपेंट को लेके आ रहे हैं कि इसको भी सिखा दो, उसको भी सिखा दो करके। वाओ! बोला तुम क्या कर रहे हो यार? मैं कैसे 6 दिन का लॉस बरकरा दूँगा? बोला जो नहीं, जो कुछ। जो कंटेंट मिस हो गया उसको कैसे अपन उनको दे हाँ, सकते कैसे हैं? ये करेंगे? बोले सही कुछ बात तो है। कर देंगे, उनको प्रॉमिस कर देते थे। कुछ तो मतलब सीखेंगे वो थॉट हाँ, के साथ वो जो है वंडरफुल। तो ऐसा करके वो लास्ट डे तक भरते रहते थे और वो ज़माने में हमको कुछ 1-1.5 लाख रुपए का प्रॉफ़िट हुआ था, आधा-आधा हमने बाँटा था क्या और बात है! मेरा भी मोटिवेशन बढ़ गया कि यार इतना पैसा कमा सकता है ट्रेनिंग फील्ड में। ट्रेनर बन के। ट्रेनर बन के ऐसा। हाँ, हाँ, फिर तो हाँ। हमने साथ में काफ़ी प्रोग्राम किए वॉव! उत और उसके बाद धीरे-धीरे स्नेह बढ़ता गया। फिर बोले कि ये आपका बेटा है, मुझे सौंप दिया कि अभी आप इसको पालो, रखना है तो अपने ही घर में रख लो। अच्छा। हाँ, उसकी उँगली पकड़ के चलाओ। तो उसने मेरे साथ 2 साल काम किया। पूरे इंडिया में हम घूमते थे, साथ में प्रेज़ेंटेशन बनाते थे, ये करते थे, सुपर्ब! ऐसा करते थे। तो सुपर्ब! ऐसे स्नेह की जर्नी भी स्टार्ट हो गई। उनका तो यही आइडिया था मुझे प्रमोट करने का कि उनका बेटा आगे जाके प्रमोट हो जाए, लवली, ऐसा। लवली, लवली। कहीं न क्योंकि कहीं वो 100% और एक गुरु का तो सानिध्य होना भी चाहिए था और कहीं न कहीं आज मैं देखता हूँ स्नेह सर के अंदर जब हम लोग इवेंट्स करते हैं उनका रिसेंटली एक प्रोग्राम भी था सीवाईएल करके। मैं एक चीज़ देखा हूँ कि मैनेजमेंट भी उन्होंने सीखी और कहीं न कहीं आपके साथ रह के वो जो कंटेंट है, जो नो वर्डिंग है, किस हिसाब से बोलना है, किस स्टाइल में बोलना है, रियली में ये दोनों चीज़ें मिली और मैं अगेन धन्यवाद देना चाहता हूँ कमलेश भाई को कि 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने बेटे के लिए एक विज़न तो बनाया विज़न बनाया और था। लोग यही नहीं कर पाते हैं। लोग यही नहीं कर पाते हैं, बस एक एक वही थॉट जो है माइंड के अंदर रहता है कि यार लोग इंजीनियर बने तो मैं इंजीनियर बना दूँ, लोग डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर बना दूँ, लोग ये कर रहे हैं तो मैं ये कर दूँ। वंडरफुल। मैं एक पॉपुलर चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है, आपके नाम के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी सिर्फ़ एक ही कंपनी ने 5 लाख किताबें उस ज़माने में ली, उसके वीडियोज़ लिए यहाँ पे नहीं बल्कि कई दुनिया के कई सारे कोने में वो बुक पब्लिश हुई। स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन कई बार हम इस शब्द को बोल रहे हैं, प्रेरणानु झरनों। ये किताब जब लिखना था माइंड में आपकी, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? क्या थॉट में आया था आपके? सही बात है। मैं तो सबकॉन्शियस माइंड से ही बातें करता रहा। 91-92 से स्टार्ट किया। 98 तक मैंने किताब नहीं लिखी थी। मगर लोग बताते थे कि सर आप जो सिखाते हो कोई किताब में नहीं मिल रहा है। वो टाइम पे मैं दौलत भाई देसाई करके एक प्रोफ़ेसर थे, उनकी मन की शक्ति के ऊपर कुछ गुजराती किताबें थी। वो मैं बेचता था, प्रमोट करता था क्योंकि मेरी कोई किताब नहीं थी। मगर उसका लिखने का तरीका और मेरा बोलने का तरीका बिल्कुल अलग था। लोग खरीद को लेके जाते थे। मुझे हाँ। बोलते थे आप बोल रहे हो तो उसमें कुछ है नहीं, क्या करें? आप अपनी किताब लिखो। बहुत सारी डिमांड निकली तो मैं 98 में मेरे ससुराल गया। वहाँ पे कोई काम-वाम नहीं था, छुट्टी लेके तब मेडिकल कॉलेज में था और मैंने माला माला डाइनिंग मैडम टेबल पे बैठ के माला मैडम के घर पे हाँ, उनके घर पे और 8 दिन में मैंने किताब लिख ली। ये प्रेरणा का झरना वहाँ पे। 8 दिन के हाँ, और अंदर? मेरे साले की वाइफ़ थी, मैं उनको बोला, वो अच्छी गुजराती लिखती है, राजकोट की है वो। तो मैं बोला कि मुझे किताब लिखनी है मगर मुझे लिखने की आलस होती है। बोले जीजा जी आप बैठो मेरे सामने, बोलो मैं लिखूँगी। तो गीता करके थी, तो वो डाइनिंग टेबल पे मेरे सामने बैठी, मैं बोलता गया, लिखती गई। ऐसे 7 डेज़ में हमने प्रेरणा का झरना लिखी और मार्केट में लाई और आते ही बेस्ट सेलर बन गई। मैं तो हैरान हो गया, जैसे मेरा सब्जेक्ट नया था, किसी को मालूम नहीं किसी था को मालूम ही नहीं सबकॉन्शियस था वो माइंड वो सब्जेक्ट। ज़माने में। अभी भी बहुत कम लोगों को मालूम है सबकॉन्शियस माइंड के पावर।
टॉप बेस्ट सेलर। और वो टाइम पे क्या था कि मेरा नसीब कितना अच्छा था कि एमवे तब मार्केट में आया। हाँ। वही टाइम पे जब मेरी प्रेरणा का जन्म आई। अच्छा, एमवे वाला ने मेरे प्रोग्राम देना लेना शुरू किया क्योंकि उनके पास कोई स्पीकर नहीं था, तो मेरे ही प्रोग्राम करते थे और मेरे प्रोग्राम में प्रेरणा का जन्म मैं बेचता था। तो फिर वहाँ तो एक नियम बन गया कि हर अपलाइन अपने डाउनलाइन को प्रेरणा का जन्म देंगे, गिफ्ट करेंगे। ऐसे वो टाइम पे नियम बन गया। तो हज़ारों में बिकने लगी प्रेरणा का जन्म एमवे की वजह से। एमवे ने हुँ। मुझे ज़्यादा फेमस किया। ब्रिट वर्ल्ड वाइड की न्यू बॉम्बे की यूनिवर्सिटी में मेरी बिकती थी प्रेरणा का जन्म। अच्छा, वहाँ पे स्प्रिंग ऑफ ये किताब वहाँ पे प्रेरणा की झरना वहाँ हाँ, पे बुक थी? बिकती थी न्यू बॉम्बे में उनकी ऑफ़िस में। वॉव! तो ब्यूटीफुल। एमवे का और मेरी प्रेरणा का जन्म किताब का राइज दोनों का साथ में हुआ। बाद में धीरे-धीरे उनके ट्रेनर बनने लगे, फिर उनको मेरी ज़रूरत नहीं रही। मगर तब तक तो मेरी प्रेरणा का जन्म आसमान तक पहुँच नहीं, गई नहीं, थी। भले आपकी ज़रूरत नहीं थी फिज़िकली, लेकिन आपका ज्ञान, आपकी किताबें, आप उनकी बातें, ये तो कई समय तक मैं आपको बता दूँ, मुझे 2012 में, 2012 में, आप तो बात 93-94 की कर रहे हो आप, जब आपने जर्नी चालू की, 2012 में मुझे स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन किसी ने गिफ्ट दिया था हाँ, वही। एंड प्रोबब्ली ही वाज़ इनटू डायरेक्ट सेल्स। वो डायरेक्ट सेल्स के अंदर थे एंड लाइक ही सेड दैट, दिस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक आई हैव रेड इन माय लाइफ, आई हैव एवर रेड इन माय लाइफ, प्लीज़ रीड दिस। और बात मैं उस समय की कर रहा हूँ सर, जब मैं इंजीनियरिंग 3rd ईयर में प्रोबब्ली था। तो किताबें तो बहुत दिन तक आपकी चली और यही होती है ना कि अगर विज़न आप उतार दो, तो और वो विज़न जो उतारा है आपने किताबों के थ्रू, अगर वो जीवन में उतर जाए, तो इंसान तर और जाता मुझे है। इंट्यूशन ऐसे-ऐसे आते थे। हाँ, मैं पहले क्या सोचा कि दुकानों में बेचूँगा, मगर दुकान वाले नखरे करते थे। अच्छा, तो मैंने डिसाइड किया कि अब कोई दुकान वाला, कोई पब्लिशर के साथ नहीं काम करूँगा मैं। मैंने खुद ने छाप ली थी, मैं खुद पब्लिशर हूँ। मेरा ही पब्लिकेशन हाउस है, ऐसा। तो मैंने क्या किया, अनयूजुअल रूट से बेचने का चालू किया। सबसे पहले तो मेरे प्रोग्राम में बिकते थे। हाँ, जैसा ही मैं बाहर निकला, मुझे याद है एक बार यहाँ अहमदाबाद टाउन हॉल में प्रोग्राम था, कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज़ का था और 1,20,000 की मेरी सिर्फ़ प्रेरणा का जना बिकी थी, 2 घंटे के प्रोग्राम के बाद। तो ऐसा धमाका हो जाता था। तो मैंने मेरे प्रोग्राम भी दुकान वालों की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मुझे मालूम है। अच्छा, उसमें मेरा नंबर लिख दिया था तो सुबह से शाम तक रोज़ 20 लोग मेरे घर पे आके खरीद के लेके जाते थे, प्रेरणा का जना। अच्छा, मेरा एड्रेस ढूँढ के, पहले शुरुआत में मैं फ़ोन नंबर और एड्रेस दिया करता था। तो घर में ही दुकान चालू हो गई थी, इतना मैं नहीं रहता था, मेरी वाइफ़ बेचती रहती थी। क्या बात तो है! ये हालत हो गई थी। तो मैंने अनयूजुअल किया। बाद में मैंने बुक स्टोर के अलावा हर जगह पे ये कर दिया। एमवे की जितनी मीटिंग होती थी, उसके बाद जो फुटपाथ पे बैठते थे ना, उनका कॉन्टैक्ट किया कि तुम्हें आधे रेट में दूँगा, तुम बेचो। दो ₹100 की किताब है, तुम्हें ₹50 में दूँगा, तुम बेचो मेरी प्रेरणा का जना। मैं आप सबसे रिकमेंड करूँगा, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, अगर आपको स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन, इंग्लिश में, हिंदी में प्रेरणा नु झरनू, प्रेरणा का झरना, आप इस किताब को ज़रूर पढ़ो। इस किताब के अंदर सर ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी कई सारी बातें की हैं। अब मैं थोड़ा जानना 10 चाहता, लैंग्वेज में है, 10 लैंग्वेज में ही किताबें, अलग-अलग लैंग्वेज में हैं, आप इसको देख सकते हो, मिल जाएगा, आप गूगल पे जाके सर्च कर अमेज़न लेना, पे सब कुछ। अमेज़न पे आपको मिल जाएगा बुक। सर, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने उस किताब के अंदर भी और आपके लगभग हर प्रोग्राम के अंदर आप इस शब्द के बारे में तो ज़रूर आप बात करते हो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी साहब की बहुत ही पॉपुलर अवचेतन मन की शक्ति। मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ज़रा हमारे दर्शकों को आप समझाइए, क्या है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? हम क्यों इसके पावर को नहीं समझते हैं? और एक व्यक्ति अपने जीवन में अगर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझ जाए, तो उसके जीवन में क्या हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे प्रोफ़ेसर विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया का सफल से सफल इंसान अपने जीवन में 10% से ज़्यादा माइंड पावर यूज़ नहीं करता। करेक्ट। तो मेरे मन में सवाल उठा कि ऐसा क्यों 10% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता? हुँ। फिर मेरी रिसर्च ये कहती है कि इसका कारण है इग्नोरेंस। किसी को पता नहीं क्यों इग्नोरेंस है? क्योंकि अभी तक दुनिया की कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी माइंड पावर सिखाती नहीं है। हमें मेडिकल कॉलेज में भी नहीं सिखाते हैं। हमें ब्रेन के बारे में सिखाते हैं, माइंड के बारे में नहीं सिखाते हैं। ब्रेन हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है। तो मेडिकल कॉलेज में हमें हार्डवेयर रिपेयर करने की ट्रेनिंग दी जाती है, सॉफ्टवेयर की नहीं दी जाती है। वॉव! दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। दुनिया की जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में पर्सनली जाके इंक्वायरी की है, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, प्रिंसटन, येल, जितनी भी बड़ी-बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी, मैं खुद जाके पूछ के आया हूँ कि कोई माइंड पावर का कोर्स चलता है। अभी तक कहीं भी माइंड पावर का कोर्स नहीं चलता है। यानी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सिखाने का कोर्स कहीं भी नहीं। मैं 35 साल से ये ढूँढ रहा हूँ कि कोई सिखाए। तो दैट मतलब इज़ वन आप ऑफ द ये कह रहे हो कि वो सब्जेक्ट जो इंसान के जीवन का सबसे पावरफुल सब्जेक्ट है। जिससे जीवन बदल सकता है, वो दुनिया की कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती है। सोच लो। ओह! आपको हुँ। हैदराबाद में पढ़े, आपको सिखाया किसी ने? नहीं, नहीं नहीं, नहीं, सिखाया। नहीं, नहीं, नहीं। कहीं भी नहीं सिखाते। सब्जेक्ट में था ही नहीं, इसलिए करिकुलम में तो था ही मैं नहीं। मैंने इंजीनियरिंग भी कर लिया, एमबीए भी कर लिया और पता नहीं कितने सारे मैंने कोर्सेज़ किए होंगे, हाँ, लेकिन इट फिर वाज़ भी नॉट ये देयर। सब्जेक्ट नहीं सुना दिस है। सब्जेक्ट वाज़ नॉट देयर इसलिए यार। तो मैं जर्मनी की स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी में सिखा के आया। वहाँ के प्रोफ़ेसरों को भी मैंने पूछा, अच्छा। "क्या आप जानते हो क्या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में?" कोई कुछ नहीं जानता था, ज़ीरो।
क्या है ऐसा ये सबकॉन्शियस इतना माइंड, इग्नोरेंस। क्यों इतना तो पावरफुल है? वही है कि माइंड इज ए सॉफ्टवेयर हाँ। जो ऑपरेट करते हैं हम। हम्म। और दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है, 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। करेक्ट। हम यूजुअली रूटीन में जो माइंड पावर यूज करते हैं ना, सिर्फ कॉन्शियस माइंड के पावर ही होता है। थिंकिंग, लॉजिक, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, डिसीजन, जजमेंट, सिलेक्शन, विल पावर, ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड के पावर है। जब सबकॉन्शियस माइंड के पावर जो 90% पावर है, लोगों को पता ही नहीं, और वो इस्तेमाल नहीं करे तो जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। सपना देखने का काम हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, मगर सपना पूरे करने की जिम्मेदारी सबकॉन्शियस माइंड की है। तो बहुत सारे लोग होते हैं सपने देखते रहते हैं मगर पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते नहीं। करेक्ट। मैं सबको यही कहता हूँ, अपने सपने पूरे करने हैं तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानिए, उसका इस्तेमाल करना सीखिए और पूरे होंगे। मैंने सोचा था उससे कितना गुना मेरे सपने ये हुए। मैं एक बार फॉरेन जाना था, 50 बार जाके आया, 20 बार अमेरिका जाके आया, सोच लो। 3 बार तो लास वेगास जाके आया। मुझे प्लेन उड़ाने का बचपन से सपना था, मैंने वो भी कर लिया। मैंने स्काई डाइविंग कर लिया। दुनिया मोदी साहब मुझे नाम से, काम से और गोल से जानते हैं। हाँ। इतने मैं फेमस हुआ, जितने भी वीआईपीज़ हैं गुजरात के, कम से कम सब मेरे दोस्त हैं, जानते हैं। पैसा मैंने सोचा नहीं था इतना कमाया। कुछ चीज़ें तो ऐसी जो मैंने कभी विजुअलाइज़ भी नहीं की थी। दीपक दाबलिया ने मुझे कोरल आर्टिस्ट कार गिफ्ट दिया 20 लाख का। कोई सोच सकता है कि कोई स्टूडेंट आपका को 20 लाख की कार स्टूडेंट, गिफ्ट दे? क्या दीपक बात है, दाबलिया ने मुझे दिया ऐसा। वंडरफुल, क्या बात तो है दीपक भाई, लवली, तो वेरी सबको अमेजिंग पर्सन। बाय द वे, दीपक भाई का नाम लिया, इन्होंने बहुत अच्छे फाइनेंस कोच हैं। आप जरूर इनको सर्च कीजिए, आप दीपक धाबलिया, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। मैं प्लीज। उनके साथ टोनी रॉबिन्स को अटेंड करने को बाली गया था। अच्छा। डेट विद डेस्टिनी, हम दोनों ने 7 दिन साथ में अटेंड किया था वहाँ पे। ओके। ओके, तो लो आपने ना वैसे बहुत सारी चीजें केवल पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में या प्रेरणा नु झरनू है उसके बारे में आपने बातें नहीं की, उसको, उस चीज को अपने जीवन में आप रेगुलर, यूज़ किया। ऐसा नहीं कि एक बार हमने क्रिएट कर दिया, एग्जांपल हो गया, जय माता दी, नहीं, आपने रेगुलर उसको अपने लाइफ में यूज किया। लेकिन एक स्टोरी जो मैंने अभी रिसेंटली देखी है, 65 की एज थी जब आपने 65 में। पायलट वाला जो, हाँ, 65 में किया मैंने। ओके, क्या था वो, कैसे हुआ जैसे वो? बचपन में मैं एक्साइटेड रहता था प्लेन को देख के। प्लेन तो दूर से ही देखा था मैंने, बराबर। कभी हाथ भी नहीं लगाया था, कभी बैठा भी नहीं था। तब मुझे लगता था यार साइकिल चलाने में इतनी मज़ा, तब मेरे घर में साइकिल भी नहीं थी। हाँ, हाँ। मैं किराए की साइकिल लेके राजकोट एयरपोर्ट जाया करता था, प्लेन को नज़दीक से देखने के लिए, लैंड करता हुआ और टेक ऑफ करता हुआ देखने के लिए। अच्छा। तब मेरे दिल की धड़कन बज जाती थी, यार इसको क्या मज़ा आती होगी प्लेन उड़ाने में, हम साइकिल चलाने में इतनी मज़ा ले रहे तो। तो मैंने वो क्या बोलते हैं, इंटेंशन क्रिएट कर दिया था, पता भी नहीं था पूरा होगा कि नहीं। एक बार मैं सूरत से आ रहा था गोविंद भाई धोड़किया का प्रोग्राम अटेंड करके शताब्दी के अंदर। मैं यूजुअली को पैसेंजर के साथ बात नहीं करता हूँ, मगर मेरे बाजू में एक आदमी बैठा था, तो मुझे उनसे बात करने की इच्छा हुई। हेलो, कहाँ जा रहे हो ये? फिर मैंने पूछा क्या करते हो? बोले मैं फ्लाइंग क्लब क्लब का ये मैनेजर हूँ। बोला फ्लाइंग क्लब कहाँ, अहमदाबाद में? बोले हाँ। मैं बोला क्या करते हो उसमें? बोले हम पायलट को ट्रेनिंग देते हैं। मुझे तब तक पता नहीं था अहमदाबाद में फ्लाइंग क्लब है जहाँ ट्रेनिंग होती है। बोला पायलट बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? बोले 10th पास होना चाहिए, पैसा होना चाहिए और फिटनेस चाहिए। मैं बोला एज? बोले नो एज। बोला कल ही मिलता हूँ मैं। वाओ! मैं कल ही मिलता हूँ। मैं बोला अच्छा। लाओ तुम्हारा फ़ोन नंबर दो। हाँ। मैं दूसरे ही दिन उनको फ़ोन किया, उनके ऑफ़िस में चला गया, फ़ॉर्म भर दिया, मुझे करना है। सर कितनी एज थी उस टाइम पे? हैं? कितनी एज थी आपकी उस वो टाइम पे? वही 60 भाई। 65, हाँ। 65 साल की उम्र में आपको मतलब प्लेन उड़ाने का सपना अंदर से जागा। हाँ, सपना देखा, जागा और मैंने दूसरे दिन जाके एनरोल कर दिया सीधा, कि मुझे ओफ करना है ये ओफ तो। ओफ, यूथ, युवा, युवा बनने की कोई उम्र नहीं होती है मेरे दोस्तों। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल, आप युवा हो। युवा आप हमेशा रहते हो, अपने जीवन के अंतिम श्वासों तक रहते हो। अगर थॉट, विचार आपके युवा हैं तो 65 साल की उम्र में ये साइकिल सीखने की बात नहीं कर रहे थे। बाइक सीखने की, कार सीखने की बात नहीं, प्लेन उड़ाना कैसे वो सीखने की बात कर रहे थे और उन्होंने फटाफट करके एक्शन भी ले लिया। और पहले थियरी सिखाते हैं, 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक नेविगेशन, आसमान में रास्ता कैसे ढूँढना, एक मैकेनिक, प्लेन कैसे उड़ता है, तीसरा होता है एविएशन रूल्स, सरकार के नियम पता होना चाहिए, फिर मीटेरियोलॉजी, वेदर, और टावर के साथ कैसे बात करना है। ये 5 सब्जेक्ट की मैंने थियरी पास की पहले, 6 महीना तक स्टडी करके, और फिर हमें कॉकपिट में ले जाके उड़ाने देते हैं, साथ में बैठ के। तो ये सब मैंने ये ट्रेनिंग के साथ किया, सब सब्जेक्ट ऐसा। 65 साल की उम्र पर भगवान खाली इतना ताकत देना कि मतलब जो चीज़ें जीवन में सीखे उसको हम कम से कम यूटिलाइज़ कर पाएँ।
अभी तक ये थॉट होता था, लेकिन आज आपने थॉट बदल दिया, आज आपने विचार बदल दिया है। विजिलेंस का एक और एग्जांपल दो। हाँ, मैं बॉम्बे में रहता था, तब मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था, गवर्नमेंट जॉब करता था। करेक्ट। थर्ड क्लास में वो डंडा पकड़ के लोकल ट्रेन में मैं जाता लोकल था। हाँ, मुंबई की कहानी। एक बार ऐसा हुआ कि बम्बई में मेरा प्रोग्राम चल रहा था माइंड पावर का, मिराज होटल में, वहाँ अंधेरी ईस्ट में। हुँ, और मेरा एक यहाँ राजीव गांधी करके फ्रेंड है अहमदाबाद में, उसका फ़ोन आया अच्छा, कि कहाँ पे हो डॉक्टर? मैं बोला बम्बई में हूँ। अरे बम्बई में मैंने नया प्लेन लिया है, आपको टेस्ट करना है? मैं बोला हाँ, हाँ, करना है मुझे। बोले मैं पायलट को नंबर देता हूँ, तुम बात कर लो, मैं उसको बोल देता हूँ। अच्छा, तो मैं प्रोग्राम ख़त्म करके जुहू एयरपोर्ट पे चला गया। हाँ, हाँ, उसने पायलट को बोल दिया था, ये डॉक्टर अडिया आ रहा है, उनको लेके जाना। तो मैं जुहू के ऊपर और विले पार्ले जुहू अंधेरी के ऊपर मैं प्लेन लेके राउंड मारा। तब मैं सोचा यार जीतू भाई क्या दुनिया बदल गई। ये डंडा पकड़ के ये बम्बई में ट्रेन में मैं दूसरे का पसीना खाते-खाते ट्रैवलिंग करता था। आज मैं प्लेन लेके ये जुहू के ऊपर उड़ रहा हूँ। ये देखो सबकॉन्शियस माइंड का पावर। नया फ्लाइट, वॉव! एकदम नया फ्लाइट लिया था उसने और मैंने वहाँ उड़ाया जुहू के ऊपर। ऐसा होता है और आउट ऑफ ब्लू मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सर थोड़ा अंदर से धुक-धुकी नहीं, डर नहीं लगा आपको? मतलब 65 साल की उम्र में आप जो है बाजू में फ्ला रहता है ना, दूसरा पायलट रहता है, डर दूसरा नहीं पायलट लगता। रहता है, लेकिन फिर भी मतलब बैठ के वहाँ पे डर तो पैसेंजर मुझे कभी था ही नहीं, इसलिए तो मैं स्काई डाइविंग किया। कब किया था आपने स्काई डाइविंग? 73 ईयर्स में, अभी 2 साल पहले अमेरिका में 73 वाशिंगटन की में साल 73 की साल में वाशिंगटन के अंदर आपने स्काई डाइविंग किया, स्काई एट डाइविंग द एज किया। ऑफ 73। स्कूबा डाइविंग किया था, अंडर वाटर वॉक किया था बाली में, दीपक धवल जी और हम दोनों ने। सब जितने भी एडवेंचर है मैंने किए, कोई बाकी नहीं रखा है। स्काई डाइविंग का पैराग्लाइडिंग मतलब मैं आपको बता दूँ, मैं सर दुबई में भी करने गया था मैं, स्काई डाइविंग जब किया वो प्लेन से जब फेंकते ना तो ऐसे फेंकते हैं ना कि मतलब समझ लेना कि बस तुम गए और सर ने बोला कि 73 में मैंने किया, की एज में आपने स्काई डाइविंग भी कर लिया। कर मतलब लिया। प्लेन उड़ाए अलग है और प्लेन से प्लेन से जंप करना वो कूदे। उससे भी डेंजरस है। सब कुछ किया। मेरा तो एक और वीडियो है, मैं कभी दिखाऊँगा मैं। एज जस्ट अ नंबर। इज़ अ नंबर या एक बार मैं ये रॉक रैपलिंग कर रहा था हिमालय में। तो मुझे यहाँ से बाँधा था सेफ्टी के लिए। आधे पहुँचा और मेरा ये छूट गया और मैं हाथ पे लटक गया। और मैं अगर छोड़ देता था तो नीचे रॉक थे, मैं मर जाता था। 20 फुट ऊँचे मैं फँस गया वहाँ पे। अच्छा, मेरी बेटी कैमरे से शूट कर रही थी, उसके हाथ से कैमरा गिर गया कि अभी पापा गए करके। तो फिर वो ओह! इंस्ट्रक्टर 2 थे वहाँ पे, एक अपने आप को बाँध के नीचे उतरा और मुझे धीरे-धीरे हाथ पकड़ के रेस्क्यू करके नीचे लाया। दिल धड़क सीन था। मेरे पास उसका वीडियो है, किसी ने लिया था और मुझे दिया, अच्छा। वैसा। अच्छा, बात ये है कि ये सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे बचा लिया। 6 महीने के बाद जिसने मुझे बचाया था, वही एक्सीडेंट में वहीं पे वो मर गया, जिसने मुझे बचाया था देखो, जो एक्सपर्ट था। ओह माय ही गॉड! डाइड ऑफ द सेम एक्सीडेंट। ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर नहीं तो और क्या है, कि मुझे बचाना चाहता था। ओह! हुँ, 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 तो हुँ, ये हुँ। रॉक रैपलिंग भी बहुत डेंजरस होता है, इसमें बहुत एक्सीडेंट डेंजरस होता होता है। है। या मैं बहुत मेरे डेंजरस। प्रोग्राम में कभी ये दिखाता हूँ एक्सीडेंट। मैं नाइल नदी में जिंजा करके सिटी है वहाँ अफ्रीका में, युगांडा में। तो मैं रिवर राफ्टिंग के लिए गया, ग्रेड 4 रिवर राफ्टिंग है नाइल में, वहाँ क्रोकोडाइल रहती है। तो जब फॉर्म भरा तो देखता रह गया, मैं 60 प्लस कुछ था। मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट थी स्वाति भट्ट करके, जिसके साथ मैंने एंगर मैनेजमेंट की किताब लिखी है। तो मैं तो दूर बैठा था पहले, तो उसने मेरी एज देखी, बोले ये अंकल करेगा, बोले ये अंकल आपसे अच्छा करेगा, डोंट वरी। मेरे से पैसे लिए लिया उसने, सिग्नेचर लिया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हाँ, हाँ, और हाँ। मैंने ग्रेड 4 रिवर राफ्टिंग वहाँ पे नाइल रिवर में किया था, आफ्टर 60। नाइल रिवर में वॉव! ग्रेड 4 बहुत 2 बार बोट उल्टी गिरी थी और क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड नाइल रिवर में, ये भी किया है मैंने। तो ओह माय डरता नहीं, गॉड! मौत से ऐसा डर नहीं लगता, मज़े करो ओह माय एडवेंचर। गॉड! इसके भी वॉव! मेरे पास वीडियोज़ और फ़ोटोज़ है, मैं रिवर राफ्टिंग कर रहा हूँ, प्लीज़, बोट प्लीज़, प्लीज़। बोट उल्टी गिर रही है ऐसा। अच्छा उसके वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ भी है और ये भी है, फोटोज़ भी फ़ोटोज़ हैं। भी है, सब कुछ है, दैट्स ऐसा वंडरफुल, देखा। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वही वंडरफुल। तो लाइफ़ है यार, पैसा जमा मतलब करके आपकी बैठे लाइफ ना हैं। सर मतलब ये एडवेंचरस केवल लाइफ नहीं है, एडवेंचरस हरकतें भी हमारी थी पूरी। हाँ, सब होते सऊदी अरेबिया वाला क्या किस्सा था कि मतलब आप वहाँ पे गए, आपने मर्सिडीज़ ले लिया और मर्सिडीज़ आने के बाद फिर इंडिया में मर्सिडीज़ सब सब छोड़-छाड़ के फिर आप चेतक चलाना उम, चालू कर दिया, वो कहानी क्या थी वो आपकी? मर्सिडीज़ का क्या हुआ हाँ, कि मेरा ड्यूटी था घर से दूर था हाँ। और वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, रो हुँ, डेली मुझे लिफ्ट लेके जाना पड़ता था और वहाँ भी इंडियन गवर्नमेंट का जैसा 3 महीने के बाद तनख्वाह शुरू होती थी। हुँ। पहले 3 महीने आपको ऐसे ही मैनेज करना है। तो मैं लोगों से उधार लेके खाने-पीने का मैनेज करता था, सरकारी क्वार्टर तो मिला था। कहाँ पे थे सऊदी में? एक हफरल बातिन करके जगह है, कुवैत की बॉर्डर पे, अच्छा, ओके। वहाँ पे था। हुँ, तो एक सतीश शर्मा करके एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन था, जिससे मेरी दोस्ती हो गई थी। ओके। बोलता है डॉक्टर आप गाड़ी क्यों नहीं लेते? बोला पैसा नहीं है, तनख्वाह नहीं है। बोले मैं उधार देता हूँ। बोला तू मज़ाक कर रहा है मुझे, बोला वहाँ इंडिया में कोई चाय पीने को इससे उधार नहीं दे रहा था, तू मर्सिडीज़ का देगा? बोले देख लो तुम। अच्छा,
मुझे लेके गया मार्केट में हाँ। और मुझे सीधी मर्सिडीज पसंद आई, तो उसने पे कर दिया मेरा। मतलब आई पसंद होगी जाते सीधी सीधी मर्सिडीज। मर्सिडीज सीधी पसंद और आई। बचपन से अपनी तो आदत है आज मुझे कि जो चीज बचपन से पसंद आ गई उसको छोड़ते नहीं हाँ, है। अंदर घुस गई थी मर्सिडीज, मैं बोला अच्छा। यही लेता हूँ, महंगे से महंगी थी। ओके। और टॉक ऑफ द टाउन बन गया कि एक पहला इंडियन आया है, अभी 2 महीना नौकरी का नहीं हुआ और उसने मर्सिडीज खरीद ली है। पूरे हमारी जो कम्युनिटी वहाँ डॉक्टर थे सब लोग के एकदम फेमस हो गया, क्योंकि सब वो टोयोटा और ये लेके घूमते थे। हाँ। मैं जाते ही सीधा मर्सिडीज खरीदा, ऐसा मजा आ गया। फिर धीरे-धीरे मैं उनको तनख्वाह आई तो मैंने उनको पेमेंट कर दिया। मगर लाइफ की पहली कार मर्सिडीज, वो भी उधार पैसा से। ऐसा एडवेंचर भी कोई नहीं करता। अब ये भयंकर एडवेंचर है। मतलब पहली बात तो हिम्मत आना, एक तो हिम्मत क्या है होना। सामने पैसा भले किसी और का हो, लेकिन वो तो मालूम है ना कि भाई ये मैं क्या करने जा रहा हूँ। क्या करने और जा जिंदगी में जब आप गाड़ी चलाए ना हो और ऊपर से पहली गाड़ी सीधा तो मर्सिडीज चला रहे हो, रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है थॉट नहीं, गाड़ी तो सीख गया था मैं यहाँ से। नहीं मतलब हाँ, अपनी खुद की गाड़ी, हाँ, खुद का। अपनी खुद की खुद गाड़ी। की नहीं थी मेरे पास हाँ तो गाड़ी। वही बोल रहा हूँ, खुद की गाड़ी, पहली गाड़ी हुई मर्सिडीज, वो भी सऊदी में जाके, वो भी किसी और के पैसे से। एक और अनुभव बताता हूँ। हाँ। मेरे पास गाड़ी नहीं थी और मुझे बम्बई में लाइसेंस लेना था। अच्छा। तो वो ज़माने में अपनी गाड़ी लेके जानी पड़ती थी और हाँ। मेरे पास तो गाड़ी नहीं थी। हाँ। तो मेरा एक साउथ इंडियन दोस्त था मलयाली, बालन करके। मैं उसको बोला यार कुछ गाड़ी का अरेंजमेंट कर दे, मुझे टेस्ट को देना है। हाँ। तो एक एम्बेसडर लेके आया। वो किसके थे मालूम है? यशुदास की, जो सिंगर था ना यशुदास। यशोदा सिंगर। हाँ, यशुदास उनकी गाड़ी लेके आया। उनका जो पीए था ना, इनका खास दोस्त था। तो यशुदास वो टाइम पे बम्बई में नहीं था। तो उसकी उठा के लाया और मैं उसके ऊपर टेस्ट दिया। तब यशुदास बहुत टॉप पे था बॉलीवुड में। तो वाह यशुदास की गाड़ी पे मैंने टेस्ट देके लाइसेंस लिया था बॉम्बे में। वाह, मतलब ऐसा गाड़ी सीखी आपने यशोदास जी की गाड़ी से उसके गाड़ी और पे चलाया सीखा, सीधा टेस्ट भी मर्सिडीज। दिया। अब उनकी यहाँ ऐसा पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब जीवन में सुख आता है या अच्छी चीजें आप अपने जीवन में हासिल कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उससे अटैच्ड हो जाता है ना? अमीरी से अटैच्ड हुआ इंसान जब उसको फिर से कंप्रोमाइज्ड लाइफ जीनी पड़ती है, मर्सिडीज से चेतक वाली कहानी, चेतक वाली। उस टाइम पे क्या हुआ, थॉट क्या हुआ, कैसे आप इसमें आए, और जब ये हुआ तो आपकी मानसिकता क्या थी, थॉट में क्या चल रहे थे? पहली बात कि मैं मजबूरी से आया था। मैं सऊदी अरेबिया और कुवैत के बॉर्डर पे था ओके। और एयरलिफ्ट पिक्चर बना है ना, वो मेरे सामने हुआ है सब कुछ। रियल घटना मेरे सामने हुई है। एयरलिफ्ट। हाँ, एयरलिफ्ट जो पिक्चर थी ना अक्षय कुमार की, हाँ जी, हाँ वो जी, हाँ मेरे जी। सामने बनी है। तो क्या हुआ कि कुवैत से सऊदी अरेबिया आने के लिए बॉर्डर पे ही मेरा गाँव था और जैसे ही इराक ने अटैक किया कुवैत के ऊपर, ऑक्यूपेशन किया, तो सब लोग भाग के आ रहे थे। तो बॉर्डर के ऊपर इमिग्रेशन में बहुत बड़ी भीड़ हो गई थी और लोग डर के मारे बीमार हो रहे थे और वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। तो सबसे पहला डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर भैया तुम जाओ वहाँ पे ड्यूटी करने के लिए, और मुझे भेज दिया। तो मैंने वो नज़ारा देखा, जो हिंदुस्तान-पाकिस्तान का जो माइग्रेशन का नज़ारा था ना दुखी, सब लोग मेरे सामने मर रहे थे, कोई डिलीवरी हो रही थी किसी की, कोई डिहाइड्रेशन से मर रहे थे, ओह! किसी को हार्ट अटैक आ रहा था, कोई भूखा-प्यासा मर रहा था। और मैं अकेला डॉक्टर था, 24 घंटा तक मैंने वहाँ ड्यूटी किया। एक नर्स और एक डॉक्टर खाए-पिए बिना, दिन-रात देखे बिना, नियरली 36 आवर ड्यूटी किया और हॉरर सीन था। गन लेके वो मशीन गन लेके घूम रहे थे इराकी सोल्जर, कुवैती लोग डर-डर के भाग के आ रहे थे। 80 इंडियन नर्सेज़ चल के आई कुवैत से लेके हमारी बॉर्डर तक, जो 100 किलोमीटर होती है, डेज़र्ट में गर्मी के टाइम पे। ओह माय मैंने गॉड! ये सब देखा, तो एकदम हॉरर था। और फिर तो अमेरिकन मिलिट्री आ गई, वर्ल्ड वॉर की बातें होने लगी। हमारी फैमिली को आने दिया मगर हमको अलाउ नहीं किया कि तुमको तो रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमारी सर्विस की ज़रूरत होती है ना, कैज़ुअल्टी वॉर था तो मतलब डॉक्टर को मतलब एज़ कैसे अ ना, डॉक्टर आपको वहाँ पे रोक लिया गया हमको रोक लिया, फैमिली को टिकट देके भेज दिया जाओ। तो मेरी फैमिली और यहाँ आ गई। ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकते हो, नहीं, नहीं मुझे फैमिली के साथ जाना है। हाँ, और वहाँ तो शूट एट साइट का ऑर्डर, कोई डॉक्टर भागने की कोशिश करे तो सॉरी, उसको गोली मार दो, ऐसा ऑर्डर था। क्या वहाँ बात तो है! राजाशाही चलता है। हाँ, तो मैं तो बहुत डर गया कि मतलब तो डॉक्टर होना उस टाइम पे पहली बार ऐसा लगा अंदर से कि यार हाँ, अच्छा दोनों हमारे सिक्के के दोनों पहलू थे। चलो ठीक है, लोगों की ज़िंदगी आप बचा रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं एक इंसान है ना सर पहले, डॉक्टर हम बाद में हैं। 2 बच्चे का बाप था, मेरे 2 बच्चे थे। कितनी बच्चों की उम्र थी उस टाइम पे? हैं? बच्चों की उम्र कितनी थी उस टाइम पे आपकी? एक 3 साल की बच्ची थी और एक 10-11 साल ओह का। माय गॉड! ओह माय गॉड! हमको गैस की ट्रेनिंग दी गई, गैस मास्क दिया गया, हम गैस मास्क पहन के ट्रेनिंग करते थे। अच्छा, सीएनएन चालू हो गया था, लाइव वॉर दिखा रहे थे। जो मिसाइल आता था स्क्वाड मिसाइल, तो हमें वार्निंग मिलती थी अफर अल बातिन के, अफर अल बातिन सिटी का नाम था। मिसाइल आ रहा तो कितनी धड़कन बढ़ जाती कि अभी अपने पे गिरेगा। मेरे मतलब सामने 2 बार मिसाइल गिरे। मतलब साक्षात मौत को, मौत देखा वो हमने, मौत को वो बोलते हैं ना, कौन सा वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग है, वो टक करके टच करके तब आया हूँ मैं। देखा। आवाज़ आ आई, धमाका हुआ, भूकंप जैसी ये हुई,
धुआँ उड़ा और हम देख के दौड़ने को गए, कहाँ गिरा करके सब। जितने भी लोग देख रहे हो, ये सर से इससे पहले डिस्कस हुआ है और भी टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन ये सब्जेक्ट मैं पहली बार सुन रहा हूँ इनके मुँह से। पहली बार सुन रहा हूँ इनके मुँह से और रियली में सर मुझे लग रहा है कि जो इंसान मौत को इतने करीब से देखा हो, फिर क्या डर रहेगा? क्या डर रहेगा उसके जीवन के अंदर? पूरी अमेरिकन मिलिट्री ने जो तैयारी की हमने देखी वहाँ पे, हुँ। बंकर बनाया, 600 बेड की हॉस्पिटल अंडरग्राउंड बनाई थी अमेरिकन लोगों ने वहाँ पे डेजर्ट में। ये हमने देखी है सब कुछ ये। वाओ! और गैस मास्क में लेके आया था वापिस आया तो कब यहाँ कौन पे से सन की बात है ये करीब? 91 की 91 की बात है। मैं पैदा भी नहीं हुआ था सर उस 35 टाइम पे। ईयर पहले। वाओ! एयरलिफ्ट पिक्चर उसके ऊपर से बनी है। अमेजिंग! जब तो एयरलिफ्ट पिक्चर आपने देखी तो क्या कुछ याद दें हाँ, ताज़ा? सब कुछ ऐसे मेरे सामने अभी हो रहा है ऐसा लग रहा था सब कुछ। ऐसा सही स्टोरी है पूरी की पूरी, पूरी की पूरी। मज़ेदार स्टोरी है। वो मैंने हुँ। फ़ील किया था। तो गैस मास्क मैंने अभी तक रखा था मैंने, अभी 5 साल पहले मैंने फेंक दिया। मेमोरी के लिए लेके आया था। गॉट इट। मिसाइल गिरे थे उनके टुकड़े भी लेके आया था मेमोरी के लिए, कि देखो ये दुश्मन के मिसाइल मेरे सामने गिरा था ऐसा। पीसेस हो जाता है ना सब ऐसा। तो उसकी वजह से मैं डर गया। एक्चुअली मेरा 3 साल का पहले कॉन्ट्रैक्ट था, 85 से 88 तक। फिर हुँ, 3 साल मैंने रिन्यू किया 88 टू 91। हुँ, हुँ। फिर 3 साल रिन्यू किया 91 टू 94। मगर ये वॉर देख के मुझे लगा कि यहाँ मैं सुख से नहीं रह सकता हूँ। तो फिर मैं ज़बरदस्ती झगड़ा करके तीसरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करके वापस आ गया। क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ, मैं वहाँ वॉर में फँसा था और पैसे जितने चाहिए थे मेरे पास इनफ़ आ गए थे। मेरी लास्ट तनख्वाह लाख रुपया थी 91 में, जब लास्ट महीने की मेरी तनख्वाह थी ना वो। ओह! 1 लाख रुपए की सैलरी छोड़ के फिर जब आप इंडिया आए सीधा तो इंडिया आपने आया। कितने में शुरू की सैलरी फिर? हाँ जी। कितने में काम चालू किया था इंडिया में फिर? यहाँ 4000 में मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर का चालू किया। 4000 रुपए 1 में? लाख से 4000 में स्टार्ट किया। मर्सिडीज़ से बजाज चेतक पे आ गया सीधा। किराए का घर में रखने लगा। एयर कंडीशन के बिना सोया नहीं था, यहाँ पंखे में सोना शुरू किया। मैं डॉक्टर जितेंद्र अड़िया सर को जानता हूँ। आज सोल्जर जितेंद्र अड़िया सर से मिला हूँ इस स्टोरी की कहानी के थ्रू। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि 1 लाख रुपए से जब 4000 पे आप आए, मर्सिडीज़ से जब अ, चेतक पे आप आए, माइंडसेट स्थिति क्या थी उस टाइम पे? पहले तो डर के मारे आ गए थे हम, क्योंकि हमें तो ज़िंदा रहना है, क्योंकि वो सर्वाइवल का भी सवाल था। हुँ। क्योंकि वर्ल्ड वॉर आने का बहुत ही ये था, चांसेस थे कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अभी ऐसी ये देशों में रहना नहीं है जहाँ पे ऐसे वॉर होते रहते हैं। अपने देश में मरेंगे तो वहीं मरेंगे। तो डर के मारे मैं छोड़ के आ गया था। तो कोई भी सिचुएशन स्वीकारने को तैयार थे डर के मारे। दूसरी बात है, मैं 25 लाख रुपया लेके आया था। वो टाइम पे मेरे 6 साल की नौकरी का मेरा 6 इंडिया साल में की नौकरी में जो बचा था आपके जो पास बचा पैसा। था। हुँ, हुँ, अब हुँ। वो भी एक बड़ी कहानी है। अच्छा। तब मुझे पता नहीं था कि 25 लाख रुपए का मैं क्या करूँ? किसी ने मुझे एडवाइस दिया कि शेयर मार्केट में रोको। मैंने सब पैसे सेकेंडरी मार्केट में डाल दिए और वही टाइम पे अरशद मेहता का स्कैंडल स्टार्ट हुआ। ओह माय मेरे गॉड! 25 लाख 1994 हाँ, तो मेरे 25 लाख 5 लाख हो गए सीधे। ओह! मैंने सब महँगे-महँगे सेकेंडरी मार्केट से लिया था। तो हाँ, फिर गरीब बन गया, 25 लाख में से 5 लाख आ गए, मतलब पूरी ज़िंदगी सट्ट करके नीचे। शॉर्ट करके नीचे पूरी आए, लाइफ़ आपकी रोलर कोस्टर वाली है। रोलर कोस्टर हो गए। अच्छा, वो टाइम पे अगर कोई मुझे दीपक जाबलिया जैसा एडवाइस देता था कि हाँ, 25 लाख की तुम ये एचजी हाईवे पे तुम ज़मीन ले लो, मैं किसान था, यानी मैं खेती की ज़मीन ले सकता ले था। सकते थे आप। मैं एक एज़ पर द खेत गुजरात पॉलिसी हाँ, मैं अगर एक खेत ले लेता था, 25 तो लाख रुपए की। आज 500 करोड़ का बिकता था वो। 25 लाख रुपए की खेती अगर आप उस टाइम पे लिए 35 होते, साल पहले, बाप रे बाप! मुझे तो नहीं आज लगता मैं कि 500 करोड़ का बेचता। अहमदाबाद में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिसके पास उस टाइम पे 25 लाख 25 रुपया लाख थे, होगा। व्हाइट के थे मेरे पास वो टाइम पे, बैंक में थे हम्म, मेरे पास। मगर ये हम्म। शेयर मार्केट ने, यानी देखो, एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजन और राइट डिसीजन में कितना फ़र्क हो सकता बिल्कुल सही बात है। है ना? वो टाइम पे अगर मैं राइट डिसीजन लेके ज़मीन लेता था, तो कितना धनवान होता था। आजू-बाजू में किस तरीके के लोग हैं सर, वो बहुत कुछ डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ़ कैसी होगी। या वही। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप जैसे गुरुओं के सानिध्य में रहूँ, सो दैट जीवन की बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले और मेरे पॉडकास्ट का पर्पज़ भी था सर। ऑफ़ कोर्स मैं वीडियो शूट करूँगा, लोग देखेंगे, सुनेंगे, उनकी ज़िंदगी बदलेगी। जो जितना देखेगा उसकी ज़िंदगी उतनी बदलेगी। लेकिन ये सबसे कम से कम जीवन के अंदर वो चीज़ें जो शायद किताबों में, एकेडमिक्स में, कहीं इंजीनियरिंग नहीं और है, ये एमबीए मैंने में कहीं नहीं लिखा है, ही नहीं है ये स्टोरी तो। वो चीज़ें भी जो है हमें जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगा और रियली में सर आपकी बहादुरी को सलाम है। बहादुरी भले उस टाइम पे एक मजबूरी थी वो टाइम पे। मजबूरी थी, लेकिन उस टाइम पे आपने सारी चीज़ें की और उसके बाद में बहादुरी मैं दूसरा भी कर रहा हूँ, 2 लड़ाई थी आपकी। एक लड़ाई तो उस वक़्त जो बैटल में था कुवैत के जो है बॉर्डर पे वो तो था ही, लेकिन उसके बाद की जो लड़ाई है ना सर, जो मानसिक लड़ाई थी, 30 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हो जाना, मर्सिडीज़ से एक्टिवा पे आ जाना, वो रॉयल लाइफ़ से फिर से ज़िंदगी को ज़ीरो से शुरू करना। चलिए। उस टाइम के डॉक्टर जितेंद्र अड़िया सर कैसे इन चीज़ों से निकल के बाहर आए?
क्या थॉट था, क्या विचार चल रहे थे? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, ये जितने भी लोग देख रहे हैं या जितने भी लोग फ्यूचर में इसको आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल या आपके 100 साल, मेरे 200 साल के बाद ये लोग वीडियो देखें, तो उनको इंस्पिरेशन मिलने की भैया उगता हुआ सूरज डूबता भी है, लेकिन वो रात को अंधेरे से लड़के फिर उगता है। फिर उगता है। ज़रा बताइए अपना क्या हुआ था? नहीं, वो टाइम पे तो डेफ़िनेटली लग्ज़री छोड़ के आए थे, तो तकलीफ़ तो होती थी। होती है। मगर एक खुशी भी मिलती थी कि छूट गए, इससे मरने से तो बच गए कम से कम। हाँ, जान बची लाखों पाए कहते हैं ना, तो अब हाँ, जान बचा के तो आ गया मैं। हाँ। तो वो थॉट में एक हैप्पीनेस इंडेक्स आपने अपने माइंड का इंक्रीज़ कर लिया था कि कम से कम कुछ तो बेहतर हो और फिर आपने अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट किया, फिर से शुरू किया और धीरे, 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 धीरे करके और मेरा लास्ट डे का एक्सपीरियंस सऊदी अरबिया का गज़ब का था। प्लीज़, प्लीज़। मैंने वाईएसआर के पॉडकास्ट में भी कहा है। अच्छा, तो लास्ट डे था हमारा। मैंने वो टाइम पे नया-नया वीडियो कैमरा खरीदा था इतना बड़ा, और मैं वहाँ से अफरल बातिन से जिद्दा तक, मैं और एक हैदराबाद के डॉक्टर थे, हाँ, हाँ। डॉक्टर अजमत उलाम, दोनों साथ में निकले। हमारा दोनों का आखिरी दिन था। हुँ, हुँ। मेरी गाड़ी मैंने पहले बेच दी थी, उसकी गाड़ी थी, वो बोले जिद्दा में बेच दूंगा मैं। तो निकले हम। तो हम ऐसी ऐसी जगह से, मक्का मदीना और ऐसे वहाँ से निकले हम, और रास्ते में हाईवे का मैं शूटिंग किया, सब कुछ किया था। और फिर जिद्दा पहुँचे। जिद्दा में बस आखिरी दिन था, तो जिद्दा में पहली बार गया था, तो बड़े-बड़े बिल्डिंग थे। तो मैं बैठ के ऐसे फ़ोटो ले रहा था, एक बिल्डिंग के सामने बैठ के। ओके। उसने फ़ोटो लिया और उतने में सीआईडी पुलिस आके हमको पकड़ लिया कि तुम कौन हो? उसको लगा हम इराकी जासूस हैं, इराक के, ओह! क्योंकि आप ऐसा। फ़ोटो ले रहे थे, हम फ़ोटो ले वीडियो ले रहे रहे थे, थे। ओके। और अरबिक में बोर्ड मारा था, हमें पता नहीं था यहाँ फ़ोटो लेना मना है। और वो हाँ, राजा का महल था वहाँ का, जो लोकल राजा रहता है ना, हर सिटी में एक अमीर रहता है, एक राजा अमीर का बच्चा ही रहता है। हाँ, हाँ। हमारे यहाँ मेयर रहता है, ऐसा वहाँ अमीर रहता है। ओके, तो जिद्दा के अमीर का महल था, मुझे पता नहीं था, ये अच्छा बिल्डिंग देखा, वो ले लिया, और हमें लेके गए पुलिस स्टेशन। रात को 12-1 बजे हमारी फ्लाइट थी, और शाम को 6 बजे पुलिस स्टेशन में। अरे बाप रे बाप! भगवान याद आ गए, क्या हाँ, करेंगे? उसने हमारा कैमरा छीन-बन किया और बोला, "सच बताओ तुमने कहाँ-कहाँ फ़ोटो निकाली है? और तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो?" ऐसा। तो हमने तो हमें जो समझाना था वो समझा दिया, अच्छा, मगर कैमरामैन ने कुछ ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज़ निकाली थी, जो गवर्नमेंट के लिए, जो प्रोहिबिटेड एरिया में हमने निकाली थी, ऐसा। भला अगर इन्होंने ये देख लिया ना, तो हम तो 20 साल तक गए जेल में, या घर इंडिया जा ही नहीं सकते, ऐसा था। माय उन्होंने गुडनेस! कैमरा फिर लेबोरेटरी में भेजा चेक करने के लिए, और हम भगवान का नाम लेते पुलिस स्टेशन में बैठे रहे कि भगवान कैसे भी करके छुड़ाओ। मैं विजुअलाइज़ करता, तब विजुअलाइज़ पता नहीं था कि आज रात की फ्लाइट से मैं इंडिया जा रहा हूँ, ऐसा। फिर उसने पूरा ट्रेस किया कि हम कहाँ से निकले, क्या किया। फिर हमने हमारा डायरेक्टर का नंबर दिया हॉस्पिटल का, कि देखो हमको रेजिग्नेशन दिया, हमको रिलीव किया गया है, और वो वॉर का लास्ट डे था, गल्फ वॉर का, इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट था, ओके, वही दिन। ओके। तो पूरे देश में ये चल रहा था, सनसनाटी चल रहा था, है ना? क्या तो बात है! मगर फिर उसको हाथ में आया नहीं, जो फ़ोटो हमने ऑब्जेक्शनेबल फ़ोटो लिया था। उसने कैमरा-वैमरा सब रख लिया हमारा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर छूट हाँ, गए लेकिन हम, आप छूटे वहाँ से ना, बड़ी बात छूट तो होती। गए। नहीं तो मूवी की बाइज़्ज़त हमको वहीं पुलिस स्टेशन से बरी कर नहीं दिया। तो मूवी की क्लाइमैक्स बहुत अलग हो बहुत जाती अलग थी। होता था, मैं आ ही नहीं हाँ, सकता था हाँ, फिर हाँ, तो, हाँ, और हाँ। घर वाले ढूँढते रह जाते हैं सर। हुँ, तो ऐसे भी अनुभव किए, लास्ट डे इन सऊदी अरेबिया, लास्ट डे इन सऊदी अरेबिया ऐसा ये देखा। लिखने जैसी बात है वैसे। हाँ जी। स्टोरी ये ना कभी फ्यूचर में आप जो है ना लास्ट डे इन सऊदी अरेबिया हेडिंग भी बहुत अच्छा है मेरा। अ, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि लाइफ़ के अंदर उतार-चढ़ाव आपने देखा है। वो लोग जो अपने जीवन में उतार-चढ़ाव रखते हैं, एडवेंचरस लाइफ़ जो लोगों को ना कंफर्टेबल लाइफ़ बहुत पसंद है। क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखो, जीवन में प्रोग्रेस करना है तो कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना ही पड़ेगा, और ज़्यादातर लोग चेंज से, बदलाव से डरते हैं। हाँ। बूम-वूड में चीज़, उसके ऊपर तो है पूरी किताब, क्या हुँ। बदलाव से डरते हैं। मैं कभी बदलाव से डरा नहीं, कितने बड़े-बड़े बदलाव। ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल है कि मैं एमबीबीएस किया, तब मैंने बॉन्ड पे मुझे एडमिशन मिला था कि 3 साल में विलेज में काम करूँगा। ओके, मेरा बॉन्ड था, ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड था, ओके। और मैं 6 महीने के अंदर मेरा बॉस से झगड़ा हुआ। मुझे जॉब मिली थी यहाँ अहमदाबाद में ही, तो मुझे बॉस से झगड़ा हुआ, मैं उसके मुँह पे पेपर फाड़ के फेंक के आया कि मुझे लो रेजिग्नेशन, मुझे काम नहीं करना है। और नोटिस आना शुरू हो गया कि पैसे भरो। वो ज़माने में 25,000 रुपया था, 50 साल पहले। 50 साल पहले 25,000 यानी अभी क्या 25 लाख होते हैं, सही बात है। तो होता था। मैं डरे बिना भाग गया, और मैंने वो विलेज में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया सीधा, 1 साल। वहाँ ऐसा गाँव था जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, टॉयलेट नहीं था, ट्रांसपोर्ट नहीं था, और पानी के नल भी नहीं थे। मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। मेरी वाइफ़ कुएँ पे पानी भरने को जाती थी,
सर पे उठा के, कपड़े धोने को नदी पे जाती थी, ओह माय गॉड! और खास करके मैं डब्बा लेके खेत में जाता था टॉयलेट के लिए मतलब एक एज ए डॉक्टर हैं। एमबीबीएस डॉक्टर की ये वो हालत थी। वहाँ ऐसी लाइफ मैंने स्टार्ट की थी। 1 हाँ, साल वहाँ पे रहा, पैसे खूब मिलते थे क्योंकि मैं अकेला ही डॉक्टर था। शाम को इकलौते इतना डॉक्टर। थक जाता था, पूरे पैसे से जेब भर जाता था। और मैंने अच्छा क्लिनिक भी बनाया था, नाम भी बना लिया, और अचानक मुझे मूड आया कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं न ताला बंद करके, मैं क्लिनिक बंद करके बम्बई आ गया एमडी करने के लिए। मेरे फ़ादर को इतना शौक लगा कि क्या आदमी है, इतना पैसा कमा रहा है, लोगों का इतना दुआ मिल रही है और तुम छोड़ के भाग रहे। बोला हुँ, मैं ये ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, मुझे तो नहीं। 1 साल में मैं भाग के बम्बई आ गया एमडी करने के लिए। अच्छा। तो इतना बोल्ड डिसीज़न कोई नहीं ले सकता। वो नौकरी बॉन्ड वाली छोड़ना, वो भी रिस्क था। ज़िंदगी में बोल्ड डिसीज़न हर व्यक्ति को लेना लेना चाहिए। है। अगर बोल्ड डिसीज़न अपनी लाइफ़ के अंदर आप नहीं लोगे, तो काम नहीं बनेगा। सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा था 3rd ईयर में, मेरा प्लेसमेंट हो चुका था। मैंने घरवालों को नहीं बताया कि मेरा प्लेसमेंट हो चुका है। गाँव का, खानदान का पहला इंजीनियर था मैं। मैंने डिसाइड कर लिया रिच डैड पुअर डैड। एक बुक मेरे हाथ लग गई, रॉबर्ट कियोसाकी की, और उस किताब के अंदर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मुझे लगा कि नहीं, अगर ज़िंदगी में बड़ा बनना है, बहुत कुछ करना है ना। अच्छा उस टाइम पे सर मेरी पढ़ाई लोन पे चल रही थी, आप ये भी समझना। लोन और स्कॉलरशिप ना होता तो मैं इंजीनियरिंग का ई भी नहीं कर पाता था। लेकिन फिर भी मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे करना है। और रियली में सर ये चीज़ तो पक्का है कि जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, तो विचार बदलना पड़ेगा, पड़ेगा। बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। सर आपकी बहुत सारी किताबें हैं। ऐसी कौन-सी किताब थी जब आप लिख रहे थे खास तौर पे, तो लिखते-लिखते उस किताब ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? यानी मेरी किताब है ना, आपकी वो तो किताबों प्रेरणा में का से झरना, ऑफ कोर्स वो तो ऑल पहली, टाइम, पहली, ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट और बेस्ट सेलर। सबसे ज़्यादा पैसा उसी ने कमा के दिया मुझे। 15 लाख कॉपी इन गुजराती, 100 साल का रिकॉर्ड है, कोई नहीं बेच पाया। गुजराती में कोई किताब 15 लाख नहीं बिकी है। 15 लाख गुजराती में सिर्फ, बाकी सिर्फ लैंग्वेज का तो पता गुजराती ही नहीं। में? सिर्फ गुजराती में, वो मेरा रिकॉर्ड है और अभी भी बेस्ट सेलर में ही है। जब से आई मार्केट में 98 में या 99 में, 26 साल से बेस्ट सेलर के लिस्ट में ही है। ये हालत है क्या बात है! नेचुरली। हाँ। ऐसा क्या उस बुक के अंदर है जो लोग नहीं जानते हैं? आप अगर आप वही बताना चाहो तो? सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके आप कैसे जीवन में सुखी हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, वही बात जो जोसेफ मर्फी ने लिखी है, मैंने मेरे तरीके से लिखी है, सब्जेक्ट तो वही आपने है, अपने एक्सपीरियंस से लिखी, जोसेफ आपने अपने मर्फी वाला, अनुभव मेरे से। एक्सपीरियंस के साथ लिखी है। और मैं हुँ। पहले वो एक्सपीरियंस को फ़ील किया, बाद में मैंने किताब लिखी है। ऐसा नहीं कि मैंने दूसरे की किताब पढ़ी और मेरी भाषा में लिख दी, मैं समझ गया। क्योंकि मैं 91-92 से मैं सिखाना शुरू कर दिया 98 तक, तब तक मेरी लाइफ़ में सारा बदलाव है। और 8-9 सालों तक जो मैं बदलाव जब आपने अपने जीवन के अंदर देखा, वो भी तो बहुत ज़्यादा था। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल, मैं टू 98 के अंदर मेरी तनख्वाह 10,000 रुपया थी। अच्छा, 4,000 से स्टार्ट किया था, 10,000 मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर 8 बन गया। साल में 10,000 तक पहुँचे थे आप, 10,000 से, 4,000 हाँ। से। अच्छा, तो वहाँ वो टाइम पे मेरे बेटे को मुझे अमेरिका पढ़ाने का इच्छा हुई। अच्छा, 12th के बाद, वो भी आर्ट्स में, और वो भी प्राइवेट कॉलेज में। सोच लो, कोई जाता नहीं है। 12th के बाद जाता नहीं है, आजकल जाते होंगे वो टाइम पे 30 साल पहले, और आर्ट्स में बीए करने के लिए, और वो भी सरकारी कॉलेज नहीं, प्राइवेट कॉलेज जो महँगी रहती है। और मैंने बोल्ड डिसीज़न लिया कि उनको भेजूँगा जब मेरी 10,000 की तनख्वाह थी। पैसा कहाँ से आएगा पता नहीं। सबकॉन्शियस माइंड पे पूरा भरोसा था। 50 लाख का खर्चा होता है 4 साल अमेरिका में पढ़ने का, वो टाइम की बात कर रहा हूँ। अच्छा। 50 लाख का कॉलेज मैंने चुना, जो 4 साल में मुझे फीस देनी थी, 10,000 तनख्वाह, कोई सेविंग नहीं थी। देखो, ऐसा बोल्ड डिसीज़न ओह लिया। माय गॉड! ओह माय 18 गॉड! साल की उम्र में उसको मैंने भेजा। चार्टर्ड अकाउंटेंट से जगलरी करके गलत पेपर बना के 70 लाख की मेरी प्रॉपर्टी दिखा दी, सब कुछ किया, वीज़ा मिल गया, अब पैसे का। मगर मेरे बेटे को मैंने एक चैलेंज किया था कि तू टोफेल और एसएटी स्कोर ऐसा करके तुझे स्कॉलरशिप मिले, मैं पूरी फीस नहीं भरूँगा। उसने बहुत मेहनत किया, तो 35 लाख रुपीज़ की स्कॉलरशिप उसकी कॉलेज ने दिया, अच्छा, तो फिर 15 लाख बच गए। फिर मैं ये ट्रेनिंग फील्ड में था, तो एक स्टूडेंट थी मेरी, उनके फादर पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर थे। हाँ, हाँ। उसको पता चला मेरा बेटा जा रहा है, तो बोले मैं स्टूडेंट लोन तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे तब तक पता नहीं था कि स्टूडेंट लोन मिलती है। तो उसने अपने पावर से 6 लाख की लोन पास कर दी। तो 35 लाख रुपीज़ उसको स्कॉलरशिप आए, 41 लाख रुपीज़ बचे। अच्छा, फिर मेरा वही टाइम पे मेरा सेमिनार वर्कशॉप की इनकम बढ़ने लगी, प्रेरणा का झरना मार्केट में आ गया, उससे इनकम होने लगी। तो बाकी का मुझे 9 लाख मैनेज करना था वो अगले 4 साल में। तो धीरे-धीरे उससे मैंने वो 9 लाख भी भर दिए। तो 50 लाख की कॉलेज की फीस का सपना मैंने देखा और पूरा किया, ऐसा करके।
और क्या वो बात है! अमेरिका में पढ़ा, ऐसा हुआ। तो मैं वंडरफुल। ऐसे-ऐसे बोल्ड डिसीज़न लिए, जो सब लोग मुझे मूर्ख कहते थे कि तुम ये मत करो, आर्ट्स पढ़ने को क्यों, अमेरिका कोई आर्ट्स पढ़ने को हाँ, जाता है, मैं टेक्नोलॉजी एक्चुअली पढ़ने मेरा के वही लिए। अगला सवाल था। हाँ, अमेरिका आप साइंस पढ़ने के लिए भेजो, टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए और वो भी भेजो, ग्रेजुएट करने के बाद जाते हैं, कोई 12th के बाद जाता ही नहीं था वो ज़माने में क्यों तो। थॉट में आया कि तो ऐसा कुछ मैंने भेज करना है दिया, मुझे? मुझे बस ऐसे ख़्याल आया कि भेज, मुझे इंडिया में पढ़ाना ही नहीं है बच्चे को, वहीं पढ़ाना है। और मैंने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देना चालू किया और सब कुछ हो गया। ऐसा बहुत वाओ! ऐसे-ऐसे डिसीज़न लिए मैंने। ये आपका आई एम ए लिविंग एग्ज़ाम्पल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यू आर का। अ लिविंग एग्जांपल। हाँ, मैंने बोला ना, आपके मसल मेमोरी में एक्चुअली में ये घुस चुकी है। आपकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो आज के डेट में भी हम लोग सोशल मीडिया पे या फिर जो चीजें देखते हैं, या अभी तो आपके आपसे मुझे बहुत सारी चीजें जानने को मिल रही है। जब आपको बुलाने से पहले सर मैं आपका होमवर्क कर रहा था, आपके बारे में स्टडी कर रहा था, आपने मेरी रिसर्च टीम जब आपके बारे में स्टडी कर रही थी, तो मुझे लगा पूरा पॉडकास्ट छोड़ो, अगर आपकी जिंदगी का कोई एक ऐसा हिस्सा उठा लूं ना मैं, एक हिस्सा, और उसी पे अगर मुझे खाली अलग से पॉडकास्ट बनाना हो, तो उस पे मैं आराम से बना सकता हूँ। इतनी पावरफुल आपकी स्टोरी, एंड रियली यू आर थैंक ट्रू यू। लिविंग लेजेंड, एंड स्पेशली फॉर दिस सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूँ, माइंड की बात मैं करूंगा। ये यूनिवर्सिटी ऑन माइंड, या मेरा ये सपना क्या था, है? मैं कहता हूँ ना, मोदी साहब सबको यही बोलते रहते हैं। हाँ, मोदी साहब का ने मेरा एक बार प्रोग्राम किया था जब सीएम थे तब। अच्छा, तब उसके बाद खत्म होने के बाद हम चाय-पानी के लिए खड़े-खड़े बातें कर रहे थे, ओके। प्रोग्राम खत्म होने के बाद पे। तो मेरे बारे में ज़्यादा पूछ रहे थे। ख़ास करके मेरा भाई उनके साथ काम करता था, तो उनको पता था। हसमुख भाई, हाँ, हँसमुख भाई। ओके। तो बोले दोनों में कौन बड़ा है? मैं बोला आपको क्या लगता है? बोले मुझे तो वो बड़ा लगता है। मैं बोला नहीं, आपका गलत है, मैं उससे 8 साल बड़ा हूँ। 8 साल बड़े मैं हैं। उससे 8 साल बड़ा हूँ। तो ही अच्छा, वाज़ सरप्राइज़। फिर ऐसे बातें निकले, मैं बोला मोदी साहब मुझे माइंड के ऊपर यूनिवर्सिटी बनानी है। वॉव! बोले ये तो आइडिया अच्छा है कि दुनिया में कहीं है? मैं बोला नहीं है। बोला बनाओ, मुझे जो भी चाहिए मैं हेल्प करूँगा। उन्होंने वो टाइम पे बोला था। अरे तो वाह! उनके माइंड में वो घुस गया, तो अभी भी लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर अड़िया को यूनिवर्सिटी बनानी है। मगर क्या हुआ कि मोदी सर को आज भी वो बात याद आज है। भी बात याद है, लोगों को बोलते हैं कि डॉक्टर अड़िया को ये यूनिवर्सिटी बनानी है। फिर क्या हुआ, कोरोना आया तो अभी कैंपस का ज़माना बदल गया, अभी तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया। हम्म, तो फिर ये गुनी गुरु बनाया, ये ऑनलाइन माइंड यूनिवर्सिटी है। माइंड पावर के सभी कोर्सेज़ वहाँ अवेलेबल कर दिए हैं। तो इट इज़ अ यूनिवर्सिटी ओनली, लवली, लवली, ऐसा। लवली, तो लवली। वो थोड़ा सपना कन्वर्ट हो गया, ऑफ़लाइन में से ऑनलाइन हो गया। और ऑफ़लाइन बनाने में बहुत स्ट्रेस और ये आता है, पैसा माँगो लोगों से, ये करो, वो करो। बाद में मैंने मैच्योरली सोचा कि इतना डोनेशन कहाँ से लाएँगे? सरकार से ज़मीन लो, कितने लाइसेंस लो, तो मेरे तो ऐसे ही मर जाऊँगा स्ट्रेस से। हम्म, तो उससे अच्छा ही आराम से हो गया गुनी गुरु, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, और चालू हो गया ऐसा। लवली, तो ये लवली। था मेरा। तो मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, चूँकि आपने हिंदुस्तान के आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी उस वक़्त काम किया है। मैं ना जानना चाहूँगा थोड़ा बहुत उनके विज़न के बारे में, लाइक पहले से ही वो इतने विज़नरी थे? बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा, उनके साथ मेरा एक इंटरेक्शन बताता हूँ। हाँ, अ, सीएम थे तब तो उनको मिलना आसान था, हाँ, तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे हम मिलते थे। तो एक बार मुझे मालूम था कि मोदी साहब आने वाले थे, तो मैं प्रेरणा का जर्नल लेके गया और उनको बोला, मोदी साहब मैंने सुना है कि आप पढ़ने के शौकीन हैं, तो मेरी ये किताब लोगों को बहुत पसंद है, आप पढ़ लेना करके, तो ले लिया उसने। फिर 2-3 महीने के बाद फिर एक फंक्शन में मिले, तो मैंने पूछा मोदी साहब वो किताब पढ़ी? बोले ये तो मैंने मिस कर दिया कहीं, मिसप्लेस हो गई मेरी। तो अच्छा। मैं दूसरी लेके गया था, मैं बोला अभी रखना अपने पास, हाँ, हाँ, करके दे दिया। हाँ, हाँ। फिर 6 महीने के बाद राजकोट के एक प्रोग्राम में मिल गए, तो दूर थे और मैं जैसे उनके सामने गया ना, मुझे दूर से ही बोल दिया मैंने पढ़ ली है किताब है। हाँ, उसको पता था कि ये पूछने वाला ही है, उसको वॉव! इतना याद रहता है। बोले मैंने पढ़ लिया किताब है, हाँ, हाँ, ऐसा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये सो स्मार्ट है ऐसा, लवली। विज़नरी पर्सन था। मुझे मेरे भाई ने बोला था कि मोदी साहब ऐसा सपना देख रहे हैं कि आपको कोई डॉक्यूमेंट के बिना आप ट्रैवल कर सको। ये मुझे उसने 10 साल पहले बताया था मेरे भाई ने। 10 साल मतलब आज के 10 साल पहले, हाँ। 2015 की बात कर रहे हो आप? हाँ, 2015-16 की। अच्छा। व्हेन माय ब्रदर वाज़ अ फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, दिल्ली में थे तब, बोला था। हसमुख सर उस टाइम पे फाइनेंस सेक्रेटरी थे। हाँ, फाइनेंस सेक्रेटरी थे। ओके। तब बोला था, बोला ये कैसे हो सकता है कि पेपर की ज़रूरत ही नहीं है। अभी डीजी यात्रा आया तब पता चला कि मोदी साहब ने वो टाइम पे देखा था 10 साल पहले। ओह माय अभी डीजी गुडनेस! यात्रा पता है ना? मालूम है हाँ, डीजी यात्रा ही तो यूज़ कर रहे डीजी हैं यात्रा आजकल। उसका 10 साल पुराना सपना है, उसने अभी इम्प्लीमेंट किया। यूरोप में भी नहीं है, मैं तो अभी यूरोप 1.5 महीना घूम सर के आया। बहुत सारे एडवांस कंट्री में नहीं है, नहीं है, पता है? और ये इतना फ सिंपल बना दिया आज, लगभग हाँ, लगभग बहुत सारे एयरपोर्ट पे डीजी यात्रा है कि मतलब डॉक्यूमेंट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल के अंदर जाओ, टैप करना नहीं है, स्कैन करना नहीं है, खाली आप जाओ वहाँ पे जब अपनी आपका आँखें चेहरा दिखा, देख के जाने देते हैं। चेहरा देके जाने देते वही तो हैं। बोल रहा हूँ। तो वो 10 साल पहले उनका सपना था ये। वॉव! ये लीला होटल गांधीनगर की, ये भी वो कहीं फ़ॉरेन में देख के आए थे। लीला होटल देखी है आपने लीला होटल गांधीनगर? देखिए गांधीनगर में, रेलवे स्टेशन नीचे के ऊपर रेलवे 7 स्टार स्टेशन होटल होती है, और ऐसा उसके कोई ऊपर 7 स्टार होटल। किसी ने सोचा नहीं था, मोदी साहब ने सोचा, ये विज़न था उनका। ऐसा आदमी है वो।
खैर हसमुख सर तो काफी क्लोजली उन्होंने उनके साथ काम 18 किया है। साल 18 साल तक। 1 to 1 उनके साथ काम किया। ओ माय वो गॉड। पीएम बन के गए तो उन्होंने फ़ोन करके पूछा तुम्हें यहाँ रहना है कि दिल्ली आना है? मोदी साहब ने पर्सनली फ़ोन करके पूछा, बोले मुझे दिल्ली आना है। अच्छा। फिर पूछा तुमको कौन-सा डिपार्टमेंट चाहिए? तो हसमुख भाई ने बोला कि फाइनेंस चाहिए, तो उसको फाइनेंस दिया और फाइनेंस में ही लास्ट तक रखा, नो ट्रांसफ़र। आईएएस ऑफिसर की 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाती है, उनको 5 साल तक फाइनेंस में ही रखा। मतलब वो कॉन्फिडेंस उनका उनके ऊपर, वो उनके ऊपर भरोसा। उनके ऊपर करेक्ट। ईमानदार है इसलिए। वो भी सबकॉन्शियस माइंड का एक एग्जांपल है। मेरे भाई मेरे मदर के वूम में थे, तब मेरी मदर ने भागवत पढ़ी थी 9 महीना तक। अच्छा। तो ही वाज़ बोर्न विथ अ तिलक, जो वैष्णव का तिलक होता है ना, वो यू शेप का, हाँ। वैसा तिलक है, नेचुरल लाल तिलक था उनके कपाल पे, जो 1 साल रहा था। वो ज़माना में कलर फ़ोटोग्राफ़ी नहीं थी, तो हमने लिया नहीं था। वो टाइम पे वाकानेर में कोई स्टूडियो भी नहीं था, कैमरा भी नहीं था, क्या नहीं तो बात है। लेते थे। पूरा सिटी देखने को आते थे कि एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जिनको तिलक है नेचुरली। तो उनकी ईमानदारी माँ के पेट में से आई है। क्या बात ये है सर। इसलिए वो इज़ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर है ऐसा। वाह! और आज के डेट में ये भी सुनता हूँ कि मोदी सर इनके रिटायर होने के बाद भी अपने हसमुख भाई के रिटायर 50 होने के बाद ज़िम्मेदारी दे के रखी है, आज के डेट में 50 ज़िम्मेदारियाँ हैं। और क्या। अभी सीएम के चीफ एडवाइज़र है, गुजरात के सीएम के। माय गुडनेस! माय गुडनेस! ऐसा। बहुत सारी बातें हैं। मैं अगर मैं एक-एक आपके जीवन का कोई भी एक एंगल ले लूँ ना, तो उसके ऊपर 1 घंटा, 1.5 घंटा तो हमारी आराम से कन्वर्सेशन आराम से हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा फ्यूचर में और भी मैं आपके साथ में पॉडकास्ट करूँ। लेकिन अभी एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा सर कि आपका जो एक ड्रीम है कि भाई मेरी तरह बहुत सारे लोग जो अपनी ज़िंदगी में लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, उनके लिए आप ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम करते हो। अब आपके दिए हुए ट्रेनिंग से गुजरात के कई सारे ऐसे ट्रेनर्स जिसको मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। परीक्षित भाई हैं उसमें से, अ, स्नेह देसाई स्नेह है, देसाई सर दीपक हैं, दाबलिया है, दीपक सुनील दाबलिया, पारेख है, हिमानी है, हिमानी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे। ये थॉट आपके दिमाग में कब आया था? और क्या आप आज के भी डेट में लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आपके साथ? ये थॉट मुझे 25 साल पहले आया था, जब कोई सोचता नहीं था। सब लोग ऐसा सोचते थे कि ट्रेनर बनाएँगे तो हमारा कॉम्पिटिटर हम खड़ा करेंगे, और मैं कभी ऐसा सोचता नहीं हूँ। ये गिविंग एटीट्यूड आपका हमेशा रहा तब है। मेरे साथ स्नेह था। सबसे पहला मैंने हैदराबाद में ट्रेन दी ट्रेनर किया था, हैदराबाद में? हैदराबाद में। ओके। स्नेह तब मेरे साथ था। ₹12,000 या ₹6,000 फीस रखी थी, मुझे याद है। हाँ, हाँ। और ये भी है कि स्नेह पहली बार प्लेन में मेरे साथ बैठा था। हम वो ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम करके आए वापस, तो मैं और स्नेह प्लेन में आए थे, कमलेश भाई ट्रेन में आए थे, क्योंकि 2 ही ओके। टिकट के पैसे थे, तब हमारी कमाई लिमिटेड थी, अच्छा। तो हम दोनों साथ में प्लेन में आए थे। तो ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम तब हमने पहला किया था। उसके बाद तो अभी तक 1000 ट्रेनर बन गए होंगे। मेरा यही है कि ये लीगेसी जानी नहीं चाहिए, ये हुँ। चलती रहनी चाहिए लोगों को। और मैं ये लोगों को, खास करके यंगस्टर को लाना चाहता हूँ, जो स्नेह जी इस उम्र से आया। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि एमबीबीएस करने में जितनी मेहनत लगती है ना, उससे हुँ। आधी मेहनत में एक बच्चा वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बन सकता है। एमबीबीएस करने में जितना समय लगता है ना, उससे आधे समय में कोई भी इंसान वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बन सकता है। ओके। और एमबीबीएस करने में जितना खर्चा होता है ना, उससे 1/10 खर्चे में आदमी वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बन सकता है। तो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों डॉक्टर बनाने को भेजते हैं? और एमबीबीएस की आज क्या वैल्यू है? आज एमडी की भी वैल्यू नहीं रही है, अभी तो सुपर स्पेशलिस्ट का ज़माना है। हाँ, सुपर तो स्पेशलाइज़ेशन का सुपर ज़माना। स्पेशलिस्ट बनोगे 40 साल के, तब पैसा कमाओगे, तब दुनिया हुँ। अच्छी लगने लगेगी, तब तक तो गधा मज़दूरी करते रहते हैं, हुँ, ऐसा। हुँ, तो हुँ। मुझे तो सरप्राइज़ लगता है कि क्यों लोग एमबीबीएस में लोगों को भेजते हैं। और ट्रेनर बनने के जो फ़ायदा है, जो लाइफ़ है, वो डॉक्टरों की नहीं है। मैं जब आया इस फ़ील्ड में, तो मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे लोग। अब मुझे बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया। मेरे मेडिकल फ़ील्ड के लोग हैं, अच्छा। कि तुम छटक गए इसमें से, बहुत हाँ। बुरी लाइफ़ है, स्ट्रेसफुल लाइफ़ है। ऐसा। तो मैं तो हुँ। सभी को, युवा लोगों को कहता हूँ, ट्रेनर बनने का सोचो। करियर ऑप्शन अभी यंगस्टर के लिए ये बेस्ट है। स्नेह इसलिए सफल है कि वो बहुत छोटी उम्र में आ गया, हुँ। समझे ना? मैं तो हुँ। 40 साल की उम्र में आया, फिर भी मैंने मेहनत करके इतना नाम कमाया, इतना पैसा कमाया। मगर जर्नी ऐसी, फिर भी मुझे 30-40 साल फील्ड में रहने का मौका मिला, और भी रहूँगा मैं। करेक्ट, तो करेक्ट, अगर मान लो 100%, 16, 100%। 17 या 20 साल का लड़का अगर आ जाए और 70 ईयर तक काम करे, तो 50 ईयर्स एज़ अ ट्रेनर, क्या लाइफ़ रहेगी सर उनकी। मुझे मालूम नहीं था ट्रेनिंग इंडस्ट्री क्या होती है। किसी को नहीं मालूम था। लेकिन मैंने ब कहीं न कहीं आपने ये जो बोला ना सर, ये ट्रेनिंग का ही पावर है कि आज मैं हैदराबाद से हूँ और यहाँ पे सूरत मुझे याद है कि 2000 में मेरे पास ₹1800 बचे हुए थे लास्ट में।
ये पावर ऑफ ट्रेनिंग का ही एग्जाम्पल है सर। एग्जाम्पल है वही। ये पावर ऑफ ट्रेनिंग का ही एग्जाम्पल है कि 1800 रुपए से लेके जर्नी चालू करते 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 आज आपके आशीर्वाद से आज अपने स्टूडियो के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर जो है आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ। ये जितने भी लोग हैं जो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या यही केवल करके आप जिंदगी में बड़ा बन सकते हो, शायद ये भी उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। देखो ना, वाईएसआर भी इंजीनियर है, मगर उसने इस फील्ड में आके कितना इस कमाया। फिल्म में आके बहुत बड़ा आपके काम साथ जितने इंजीनियर हुए उसमें से 100%, कोई भी आपके जितनी कमाई नहीं की होगी और आपके जैसी लाइफ नहीं देखी होगी, किसी ने भी 100%, आपके कॉलेज में जो भी 100% सर। कलेक्ट है। ना मेरे स्कूल के जितने भी क्लासमेट्स हैं, ना मेरे 12th के जितने क्लासमेट्स हैं, ना मेरे इंजीनियरिंग के क्लासमेट्स हैं, ना मेरे जो है जब मैंने सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम किए उसके, और ना मेरे एमबीए की। ये फैक्ट है सर। ट्रेनिंग फील्ड की वजह से ये सब कुछ, ये ट्रेनिंग तो फील्ड की है। वजह से बहुत कुछ है। अपने आप को इसलिए आप हमें पहचान हमें पाते हो। सबने मिलकर ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर इस फील्ड के अंदर आए, ताकि दुनिया की बहुत बड़ी सेवा कर जितने भी सके। यूथ सुन रहे हो, ये आपके लिए भी मैसेज है, और जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हो, आपके लिए भी मैसेज है कि अपने बच्चों का आप भविष्य अगर आप और बेहतर बनाना चाहते हो तो एज अ ट्रेनिंग, एज अ पब्लिक स्पीकर, इस तरीके की चीजें आप उनसे करवाओ। 2 फायदा होगा। आज के डेट में अगर मुझे मान लीजिए कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने जाना है, तो आज भी मैं पढ़ूंगा, आज भी मैं पीपीटी बनाऊंगा, आज भी मैं स्टडी करूंगा। ट्रेनर हमेशा लर्नर होता है, लर्नर होता इसीलिए हमेशा जीतता है वो, इसीलिए हमेशा ज्यादा कमाता है है, वो। कमाता है। और जिसको लग गया कि नहीं भाई साहब, हम तो इंजीनियर का टैग लगा लिए, हम तो डॉक्टर का टैग लगा लिए, हम तो फलाने का टैग लगा लिए, हम तो ढिमके का टैग लगा लिए, वो बंदे का करियर वहीं पे वो खत्म कर देता है। कहावत है सर, आपके मुंह से सुनो, कई सारे गुरुओं के मुंह से सुना हूं कि व्यक्ति का जीवन में सीखना बंद तो जीतना बंद, जीना बंद, वही तो। और जीना बंद। एक और एग्जांपल दे दूं, प्लीज। इंटरेस्टिंग है। मैं 14 साल मेडिकल कॉलेज की नौकरी किया, फिर मैंने रिजाइन किया, तो मुझे लास्ट में रिटायरमेंट के बेनिफिट, रिटायरमेंट तो नहीं था, मैंने रिजाइन किया था, तो 5 लाख रुपया मिला था ग्रेजुटी प्रोविडेंट फंड करके। उसके बाद मैं लोनावाला में ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम करने को गया, जहाँ दीपक दाबलिया मेरा स्टूडेंट था। 10 दिन का प्रोग्राम था। अच्छा। 2.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया मैंने फीस रखी थी, और ख़त्म होने के बाद मैं होटल का बिल चुकाने को गया, तो 5 लाख रुपया मेरा बिल था। होटल में 10 दिन सबको रखा ना, 10 दिन रखे थे आप, बिल्कुल सही बात है। तो मैं याद किया कि यार 14 साल डॉक्टर का काम करने के बाद मुझे 14 साल के एंड में मुझे जो बेनिफिट मिला वो 5 लाख का था, और आज मैं 5 लाख का होटल का बिल चुकाने के काबिल हो चुका हूँ। मैंने 5 लाख का बिल अगले साल ही चुकाया होटल का मेरे हाथों से। क्या ऐसा बात ये है, ट्रेनरिंग फील्ड का फायदा है। क्या बात नौकरी है। में रहता तो क्या मिल जाता था मुझे, ऐसा है ना। ऐसा। मुझे बहुत वो अभी भी खूबसूरत, याद है बहुत कि खूबसूरत। मैंने 5 लाख का बिल एक साथ चुकाया था, आज से कितने साल, और क्या मेमोरी, 2000 क्या मेमोरी रही होगी वो, क्या कि मेमोरी 5 लाख रुपया आप इतने सालों मेहनत के करने मेहनत करके रिटायरमेंट बेनिफिट मिला था, वो एक मैं बिल चुकाया एक time में। एक एडवाइस जो आप युवा पीढ़ी को देना चाहते हो, ऑलरेडी आपने एक दे दिया है, मैं चाहता हूँ और कोई एक एडवाइस आज के समय को ध्यान में रखते हुए जो आप युवा पीढ़ी को देना चाहते हो। देखो दोस्तों, आपको शायद पता नहीं कि हम जो काम करते हैं कैरियर, उसमें से हमें क्या मिलता है और क्या मिलना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, वी आर बोर्न विथ 7 हंगर्स। अच्छा। हम 7 भूख के साथ पैदा होते हैं। ओके। एक पेट की भूख सबको पता है, हाँ, बाकी भूख किसी को पता नहीं है, बिल्कुल सही है। और हम भूख पूरी करने के लिए कुछ भी करते हैं। तो कौन सी 7 भूख है? पहला पेट पेट का। की भूख, ओके। दूसरी है पैसे की भूख, हम्म, तीसरी है प्यार की भूख, हम्म, चौथी है प्रतिष्ठा की भूख, 5वीं है प्रशंसा की भूख, छठी है नेम एंड फेम की भूख, और 7वीं है सेक्स की भूख। ये 7 भूख के साथ हम जी रहे हैं। हम जो भी काम करते हैं उसमें ये 7 में से कोई ना कोई एक भूख पूरी करने का हमारा एजेंडा बैक ऑफ द माइंड रहता ही है, बहुत जो भी सही। कर रहे हो उसमें। हाँ। और जिस इंसान की ये 7 की 7 भूख पूरी नहीं होती है ना, उसको ज़िंदगी में हमेशा अधूरापन लगता है कि मेरे जीवन में कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है उनको पता नहीं है, मगर मिसिंग ऐसा लगता है। तो मैं हमेशा यूथ को कहता हूँ कि जब अपना करियर पसंद करो तो अपने आप को ये पूछो कि मेरी ये करियर, क्योंकि ये भूख पूरी करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। जब तक हम बच्चे रहते हैं तो पहली 3 भूख हमारे पेरेंट पूरी करते हैं, पेट की भूख, पैसे की भूख और प्यार की भूख। मगर बाकी के जो 4 भूख है उसमें से सेक्स की भूख तो शादी के बाद सबकी पूरी होती है। मगर ये 3 भूख है जो नाम की, प्रशंसा की, प्रतिष्ठा की, ये भूख पूरी करने की ज़िम्मेदारी हमारी होती है, और वो हमारी करियर में से आती है, हमारे काम से आती है। तो ऐसा करियर सिलेक्ट करो जिसमें से ये आपकी भूख पूरी हो। जैसे मैं मेडिकल डॉक्टर था, बहुत लोग पूछते हैं मेडिकल लाइन क्यों छोड़ा? तो मेडिकल लाइन में मेरी बाकी सब भूख पूरी होती थी, प्यार की भूख पूरी नहीं होती थी। कोई मुझे प्यार नहीं, कोई डॉक्टर को प्यार थोड़ा करता है, तारीफ़ कर देता है बिल्कुल बस, सही है। और कुछ नहीं होता है। किसी ने मेरे साथ सेल्फी नहीं निकाली, किसी ने मेरी ऑटोग्राफ नहीं ली, किसी ने आके मुझे ये नहीं बोला कि सर आपने मेरा जीवन बदल दिया। अभी सऊदी भाई दौड़किया कितने लोगों को बोल चुके हैं कि ये डॉक्टर अड़िया की वजह से। अभी मैं शादी में गया था ना सूरत, अच्छा। कितने लोगों को बोला कि ये आपकी वजह से ये सब है।
मैं कहाँ था और आपने कहाँ पहुंचा दिया ऐसा। क्या बड़े बात लोगों को मेरी इंट्रोडक्शन करवाते समय बोलते गए कि डॉक्टर अडिया की वजह से। तो इससे कितने लाखों लोगों के जीवन बदली है सऊजी ऐसे भाई लोग। ढोलकिया, अगर आप नहीं जानते हैं, डायमंड के हिंदुस्तान के माने जाने व्यापारी हैं। अ, ये इकलौते ऐसे ओनर थे जिन्होंने अपने एम्प्लॉय को दिवाली में घर और कार 1200 लोगों को दिया था 1200 लोगों को जिन्होंने कार बांटी थी। और बोनस में। आज के डेट में जब वो इंट्रोडक्शन अपना करवाते हैं, सर जिस हिसाब से कह रहे हैं मेरे दोस्तों, ये कितना बड़ा फक्र महसूस होता है किसी गुरु को, किसी मास्टर को, कि जब उनकी बातें, उनके जीवन की चीजें लोग उनकी कही हुई बातें लोग अपने जीवन में अप्लाई करें और इतना बड़ी महारत, इतना बड़ा सक्सेस हासिल करें। स्नेह भी अपने स्टेज से कहता है ना कि मैं डॉक्टर अडिया की बैग उठा के घूमना करता था, कई उनका बार हाथ से चढ़ता था। कई बार उन्होंने ये बात बोला तो है, कई बार ये बोला कितना है। बड़ा ये है ना कि सम्मान है कि ऐसे बड़े बड़े ट्रेनर बनने के बाद भी बोले कि डॉक्टर अडिया मेरे गुरु है। तो ये सेटिस्फेक्शन और कहीं नहीं मिलता है ऐसा, वंडरफुल, है ना। तो वंडरफुल। मैं सभी युवाओं को बोलता हूँ, जब अपना करियर पसंद करे तो ये देखिए कि ये जो हमारी साथ के साथ भूख पूरी कैसे करनी है, हमें वही करियर चुने। और अभी जो करियर में है वो पूछिए कि उसमें से कौन सी आपकी भूख पूरी होती है। क्या बात है! नहीं होती है तो थिंक अबाउट चेंज, जो मैंने किया, मेरे जैसा रिस्क लो, बदली करो, बदलाव हुई है जो शाश्वत है। है ना। बदलाव हुई है जो शाश्वत बदलाव है। है वही। बिल्कुल सही बात है सर। अब मैं थोड़ा-सा मैं बात करूँगा, एक टॉपिक को एक अलग एंगल में लेके जा रहा हूँ। बीच में आपने ना एक अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया था कि 25 लाख रुपए अगर उस टाइम पे मैं अहमदाबाद के अंदर कोई ज़मीन ले लेता, तो आज की डेट में उसकी जो वैल्यू है 500 करोड़ से ज्यादा होती थी। 500 करोड़ की ज़्यादा होती। अब मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहूँगा, या चूँकि ज़िंदगी को आपने 4000 रुपए वाली भी ज़िंदगी आपने देखी है, लाख वाली भी लाखों वाली भी ज़िंदगी आपने देखी है, 35 लाख 30 लाख रुपए को आपने 5 लाख भी होते हुए देखा है। देखी है। ज़िंदगी का बड़ा मैं जीवंत लाइब्रेरी अपने सामने मैं देख रहा हूँ, हर फील्ड का। क्या एडवाइस देना चाहते हो लोगों को कि अपने कमाई का कुछ हिस्सा उन्हें इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर क्यों करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि मैंने धन के ऊपर 5 किताब लिखी है, सभी दीपक धबलिया के साथ लिखी है। डॉक्टर होके मैं 5 किताब धन के ऊपर लिखी है, 125 में से। धन धन का वावेतर यानी धन की खेती करके एक किताब है, उसमें मैंने ये सब चीज़ लिखी है वाओ! इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्योंकि झटका खाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ़ अच्छा डॉक्टर बनना काफ़ी नहीं है, अच्छा इन्वेस्टर भी बनना ही चाहिए। और रॉबर्ट कियोसाकी की मैंने किताब पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट सब पढ़ी है मैंने। तो मैंने देखा कि जितने भी धनवान बने हैं उनका स्टडी करोगे ना, तो उसमें से 90% ज़मीन के धंधे से ही धनवान बने हैं। इवन रे क्रोक भी कहता है कि जो मैकडॉनल्ड का मालिक है वो मैकडॉनल्ड का कहता मालिक। है कि हाँ। तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे धनवान बना हूँ? ये बर्गर बेच के हुआ हूँ? नहीं, ये बर्गर जहाँ बिकते हैं ना, जो स्टॉल होते हैं ना, जो दुकान होती है ना, वो रियल एस्टेट से मैं धनवान बना हूँ। रे और क्रोक कहता उसकी है कहानी खुद। ये भी जानता हूँ सर मैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू में पता चला था कि जहाँ पे मैकडी आनी होती है, मैकडी का डिक्लेरेशन हो उससे पहले आजू-बाजू की जितनी ज़मीनें सालों से हाँ, उसकी परंपरा रही है, उसके आजू-बाजू की जितनी ज़मीनें पहले वो ज़मीन खरीदता है, बाद में बोर्ड मारता है और जितने का उसका वो पूरा मैकडी-वैकडी बनना होता है, वो सारी चीज़ें उसकी प्राइस जो वैल्यूएशन बढ़ जाती है उसकी वजह से आ जाता है उसका। बिल्कुल। हुँ, तो जितने भी धनवान बने हैं ना, देखो ना, तो सब ज़मीन के इन्वेस्टमेंट से बने हैं। हुँ, मैं कनाडा में एक रियल्टर कहते हैं वहाँ पे, उनके रियल्टर। ऑफ़िस में गया था, तो वहाँ पे एक बोर्ड मारा था, मुझे अभी भी याद है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ ऑन अर्थ। वॉव! बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ ऑन अर्थ। वॉव! ज़मीन में ही पैसा रोको ऐसा। तो अनफॉर्च्युनेटली मेरा प्रोग्रामिंग ऐसा हुआ था, मैंने कभी ज़मीन में रोका नहीं पैसा। मैंने ऑफ़िस ली, घर लिया, मगर ज़मीन में नहीं रोका, क्योंकि मेरे फ़ादर की लास्ट टाइम पे मरने के पहले उन्होंने ज़मीन में पैसा रोका था और उनकी फँस गए थे और उनकी बहुत बुरी हालत हो तो गई एक थी। कहीं न कहीं एक 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 मेरे अलग अंदर एक मेमोरी ब्लॉक था, पैदा हो एक गया ब्लॉक था। पैदा हो गया था। उन्होंने किसी ने उनसे चीटिंग किया था जब वो हुँ, 85 इयर्स के थे। हुँ। उसने लास्ट में ज़मीन के धंधे में गए और वहाँ चीटिंग हो गया और हमने दुःख देखा था। तो तब से मेरे अंदर ब्लॉक बैठ गया इसीलिए था बहुत ज़्यादा कि मुझे ज़रूरी है ज़मीन में नहीं जाना है, बाकी सब इसीलिए में जाऊँगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप सजेशन हम आप दे रहे हैं, लेकिन सावधान भी आपको हम कर रहे हैं कि जब भी आप रियल एस्टेट के अंदर किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करें या कोई इस तरीके से लगाएँ, तो व्यक्ति, जगह, पेपर, कागज़ सारी चीज़ें देख के तब कोई चीज़ आप आगे बढ़ें, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपकी जीवन भर की पूरी कमाई हो और ऐसे विश्वास पात्र लोग जब आपके साथ हों, तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि कनाडा का जो लाइन आज सर ने दिया है, मेरे लिए भी लाइन था, जो रियल्टर का था कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ ऑन इज़ अर्थ। ऑन अर्थ। वाओ! दैट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ा आ गया और मुझे आपसे मुझे बातें करने, मुझे बहुत दिनों के बाद कोई दिल से दिल बात करने वाला मिला। गुड। बहुत आनंद आया और मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, करीब सवा घंटा हो गया है हमको बात करते-करते।
लेकिन पता ही नहीं चला इतना टाइम कि हो गया। इतना टाइम निकल गया। इतना आनंद आया आपके साथ में और मजा मुझे भी। दिल मिलता है सर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कहीं न कहीं एक बहुत फ़ेवरेट लाइन मैं हर बार बोलता हूँ कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात और मूर्ख से मूर्ख मिले दे घूसा और लात, है ना? जब जब पागल लोग मिलते हैं आपस में, तो ऐसी फालतू वाली बातें करते हैं जो उनके माइंड सामने वाले के माइंड को नेगेटिव प्रोग्राम करती है और तुम्हारे माइंड को नेगेटिव प्रोग्राम करती है। लेकिन आप जैसे लोगों के सानिध्य में जब रहने का, सीखने का, ज़िंदगी को बहुत करीब से समझने का मौका मिलता है, तब ऐसा लगता है कि अभी जीवन के अंदर बहुत कुछ करना बाकी है, अपने विचारों को और आगे बढ़ाना बाकी है और कुछ सीखना बाकी है। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत धन्यवाद। एक्सेलर का हमने पंच लाइन रखा था, अच्छा, बेस्ट इज येट टू कम। बेस्ट इज़ येट टू कम। पंच लाइन हमारी हुआ करती क्या थी बात है! कि मेरा अभी तक बेस्ट मीन्स बेस्ट तो आने वाला है सर, क्या बेस्ट इज येट टू कम। बात है! तो हर युवाओं को रखना चाहिए बेस्ट इज येट टू कम। एंड ये आपका शायद ये जो लास्ट में आपको दिया है, ये लास्ट बॉल पे सर ने 6 मारा है आपके लिए। योर बेस्ट इज़ येट टू कम। थैंक यू। शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू शुक्रिया, सो मच सर। मजा आ आपने गया। इतना वक्त निकाला जिंदगी की इतनी खूबसूरत कहानियों से। आपने जितने भी दर्शक हैं उनके लाइफ को इंस्पायर किया। मुझे पूरा यकीन है कि ये पॉडकास्ट वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट बनेगा। थैंक यू। रीजन उसके पीछे मैसेज केवल इंस्पिरेशन के लिए नहीं था, मैसेज केवल बिजनेस के लिए नहीं था, मैसेज केवल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं था, मैसेज ओवरऑल होलिस्टिक लाइफ के लिए लाइफ था, के लिए था, जो एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। चाहिए। और कहानी आपकी रियली में लाजवाब और खास तौर पे एयर लिफ्ट की लाइव स्टोरी ने मुझे हिला के रख दिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। भगवान से प्रार्थना है, और 75 साल आपकी उम्र है, आप शतायु में जब आप 100 वर्ष के हों होने वाला है, तो उसमें कोई आप डाउट स्टेज पे इसी तरीके से आप दहाड़ें, प्रोग्राम देंगे। प्रोग्राम आप लें स्टेज पे और हजारों और लाखों की संख्या में लोग जो है बैठ के उस चीज का फायदा उठाएं। उस परमपिता परमेश्वर से, उस परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना है सर। थैंक यू। और इतने हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जो दुआएं हैं वो आपके साथ है। यही वजह है कि 75 साल की उम्र में आप सिर्फ 75 के लगते हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बाय बहुत धन्यवाद बाय आपका। बाय। थैंक यू।